हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू द सेशन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग कुछ यूनिट लाइव कर चुके हैं और कुछ यूनिट में रिकॉर्डेड सेशन अपलोड करूंगी, ज़रूर से देखना। तो अभी का जो हमारा क्लास है ये पेपर नंबर 1 का क्लास है। पेपर नंबर 1 में यूनिट नंबर 4 करेंगे हम, जो कि कम्युनिकेशन है। ये जो सेशन हम लोग का होता है यूट्यूब चैनल पे, वो आपका एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2026 के लिए है। अगर आप सेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो भी डेफिनेटली आप इस क्लास को ज़रूर से देखिए। कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि हर बार इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको ज़रूर से देखिए, ठीक है? और कहीं कुछ डाउट होने से आप डेफिनेटली नीचे कमेंट कर सकते हो। माय नेम इज़ निधि साइनी। मैं आपको पेपर 1 के साथ-साथ पेपर 2 भी कराऊँगी। पेपर नंबर 1 हमारा जनरल पेपर है, जो सारे ही स्टूडेंट का कॉमन होता है। पेपर नंबर 2 हमारा कॉमर्स है। तो अगर आपका भी पेपर नंबर 2 कॉमर्स है, तो आप उसके लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं एंड डिटेल में सारे क्लासेस आप कर सकते हैं और आपको हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। तो अभी सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कशन करते हैं कि सिलेबस में हमें क्या-क्या पढ़ने को है, जो एनटीए ने बताया है। तो देखो, एग्ज़ाम जो होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं से दिया जाएगा। एग्ज़ाम, क्योंकि ये आपका सारे ही एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं, तो एग्ज़ाम में आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। जैसे कि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो कुछ मूवीज़ के क्वेश्चंस भी आए थे, देखने को मिला था। क्रोनॉलॉजिकल बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। यहाँ से हम इस सिलेबस को इसीलिए पढ़ेंगे ताकि हमें यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन यूनिट जो है हमारा, इसका हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। एंड ये सारा यूनिट में दिया गया है, दैट इज कम्युनिकेशन का हमें मीनिंग पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है कम्युनिकेशन का, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इंटरकल्चरल ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है, बैरियर्स क्या क्या होते हैं कम्युनिकेशन में, मास मीडिया एंड सोसाइटी क्या है, हम ये सब जानेंगे। ठीक है? तो ये रहा वो सिलेबस जो हमें किसने दिया है, एनटीए ने दिया है यूनिट 4 के लिए। बट मैं फिर से बोल रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको सिर्फ यहीं से देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है? तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कम्युनिकेशन वर्ड जो है उसका मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब है जब दो लोगों का बीच का, हम जब विचार हुआ, फीलिंग्स हुआ या इंफॉर्मेशन को जब हम एक्सचेंज करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेंडर होता है जो मैसेज बनाता है, ठीक है, और एक रिसीवर होता है, उस मैसेज को वो किस तक पहुंचाता है, रिसीवर तक पहुंचाता है। सिंपल अगर हम इसे इंग्लिश लैंग्वेज में कहें तो कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, हम किसी को कुछ समझा रहे होते हैं या फिर हम किसी को कोई जवाब देने के लिए जो हम लैंग्वेज या फिर जो हम भाषा को यूज करते हैं, हम उसी को कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है? कम्युनिकेशन में सीओएम का मतलब होता है कॉमन। ठीक है? सीओएम ये एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब है कॉमन। मतलब है कि हम सब मिल करके, जैसे सब मिल करके, कॉमन क्या है हम उसकी बात कर रहे हैं। म्यूनिस एक लेटिन रूट से आया है जिसका मतलब होता है देना। ठीक है? मतलब शेयर करना। एंड पूरा अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो बेसिक सेंस में अगर हम इसे देखें तो ये कॉमन करना, मतलब कॉमन बातचीत, साथ मिल करके बातचीत या फिर कुछ इंफॉर्मेशन को शेयर करना, ये आपका कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है? तो आई होप आपको मीनिंग क्लियर होगा। कॉम दैट इज कॉमन, म्यूनिस का मतलब होता है कुछ चीज शेयर करना या फिर देना। एंड पूरा अगर हम कम्युनिकेशन का मतलब समझे तो हम कुछ कॉमन नॉलेज की बात कर रहे हैं जिसको साथ मिल करके हम बातचीत को शेयर करते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है। कम्युनिकेशन वो है जब आप अपने दिल की बात किसी से बोलते हो। हम क्या फील करते हैं, हमारे मन में क्या फीलिंग्स है, क्या हम सोच रहे हैं, हम जब ये चीज किसी को बता रहे होते हैं, किसी के साथ शेयर कर रहे होते हैं, तो ये भी आपका क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। जब कोई दूसरा आपको सुनता है, आपको समझता है, जवाब देना या जवाब सुनना। ठीक है? जैसे कि क्लास में लेक्चर हो रहा है और लेक्चर के दौरान आप अपना डाउट क्लियर करते हो, तो डाउट क्लियर करने के समय भी आप कम्युनिकेशन ही कर रहे होते हैं। बिना इसके, अगर बिना कम्युनिकेशन का क्या होता है, अगर हम कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो इससे हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। हमारा जो भी काम है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा।
ये ज़िंदगी का ब्लड सर्कुलेशन जैसे होता है, जो हमें हर जगह चाहिए होता है। आपका किसी से लड़ाई हो रहा है, आप किसी से झगड़ा कर रहे हैं, उसमें भी आप बातचीत करके ही लड़ाई करते हैं, ठीक है? आप किसी के साथ अपना फीलिंग्स, अपना इमोशंस अगर शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको कम्युनिकेट करना होगा, अपना बातचीत को शेयर करना होगा। आप किसी को अगर नॉलेज दे रहे हैं, जैसे मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ, तो मैं अपना नॉलेज आप तक पहुँचा रही हूँ, आपको शेयर कर रही हूँ, तो यहाँ पर भी आपका कम्युनिकेशन ही हो रहा है। तो सिंपल था कम्युनिकेशन का मतलब। तो कम्युनिकेशन में सबसे पहले एक सेंडर होता है। सेंडर वो पर्सन होता है जो मैसेज भेजता है, सेंड कर रहा होता है। तो सेंडर मतलब वो पर्सन होगा जो मैसेज को क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है। जैसे कि टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं अपना इंफॉर्मेशन, अपना नॉलेज आपको क्या कर रही हूँ, सेंड कर रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली सेंडर क्या करेगा, मैसेज को भेजेगा। मैसेज मतलब हम उस बात के बारे में बता रहे हैं, या फिर उस आइडिया की बात कर रहे हैं, या वर्ड या साइन या फिर जेस्चर की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बीच में बातचीत हो रही है। एंड हम जो ये नॉलेज, जैसे मैं ये नॉलेज किसको देना चाहती हूँ, आपको देना चाहती हूँ, राइट? तो यहाँ पर आप कौन हो जाएंगे, आप हो जाएंगे रिसीवर, जो इस मैसेज को सुनता है, जो मेरे क्लास को सुनेगा, देखेगा, समझेगा और अपना फीडबैक सबमिट करेगा। तो हमेशा कम्युनिकेशन में हमारे पास एक सेंडर होना चाहिए। सेंडर क्या करेगा, उस मैसेज को भेजेगा, ठीक है? भेजने वाला कहलाता है सेंडर। और जिसको भेज रहा है मतलब जो रिसीव कर रहा है, उसको हम कहते हैं रिसीवर, ठीक है? तो ये प्रोसेस तब कंप्लीट होता है जब रिसीवर सही से समझ गया हो कि कम्युनिकेशन में सेंडर क्या कहना चाहता है। तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस तब कंप्लीट होता है जब सेंडर जो कुछ भी बताना चाह रहा है, रिसीवर अगर उसको समझ जाए, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका प्रोसेस कंप्लीट कहलाता है, ठीक है? तो कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट और फीलिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कम्युनिकेशन मतलब सिंपल है, हम अपना इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट या फीलिंग को एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर जब शेयर करते हैं। कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट टॉकिंग, जब हम बात कर रहे होते हैं। राइटिंग, हम अगर कुछ लिख रहे होते हैं तो भी वो कम्युनिकेशन में ही आता है। शोइंग समथिंग सो अदर्स कैन अंडरस्टैंड यू। राइटिंग मतलब मान लो हम जब लव लेटर लिखते हैं, हम जब लीव लेटर लिखते हैं, ठीक है? हम जब ईमेल कर रहे होते हैं अपने ऑफिस में छुट्टियों के लिए, तो यहाँ पर भी हमें छुट्टी लेना है, तो हम अपनी छुट्टी की बात अपने बॉस तक पहुंचा रहे होते हैं, तो ये भी आपका कम्युनिकेशन ही कहलाता है। तो वेदर आप टॉकिंग की बात करो, राइटिंग की बात करो, दिखाने की बात करो या कुछ भी, जहां पर आप कुछ समझ रहे होते हैं, वो सब आपका कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाता है। तो सिंपल है, कम्युनिकेशन इज टॉकिंग टू अ फ्रेंड, जब आप अपने दोस्त से बात करते हो। राइटिंग अ मैसेज और ईमेल भी आपका कम्युनिकेशन है। टीचिंग इन क्लासरूम, क्लासरूम में पढ़ाना भी कम्युनिकेशन है। यूजिंग ऑफ जेस्चर्स या बॉडी लैंग्वेज, जैसे कि मान लो आपने मुझसे कुछ पूछा और मैंने क्या साइन शो किया, मैंने अपना थम्स अप करके शो किया, मतलब मैं आपकी बातों से अग्री करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो ये साइन आपको शो किया, इससे आप समझ गए कि मैं आपकी बातों से अग्री करती हूँ, तो ये भी एक कम्युनिकेशन ही हुआ। अगर इसके जगह मैंने अगर आपको अपना थंब जो है वो डाउन करके शो किया होता, तो मेरा इस साइन से आपको क्या समझ में आता कि मैम जो है इस बात से डिसअग्री कर रही है, मैम इस बात से अग्री नहीं कर रही है। आपके कुछ बोलने पर जब मैंने स्माइल किया, मतलब ये एक आपका फ्रेंडली जेस्चर्स मैं शो कर रही हूँ, ठीक है? तो ये जेस्चर से आपको समझ आया कि हाँ, मैं आपकी बातों से सहमत रखती हूँ। तो ये भी आपका कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग, भेजना, रिसीविंग, मैसेज रिसीव करना एंड अंडरस्टैंड ईच अदर। एक पर्सन जो भेज रहा है, जिसको हम सेंडर कह रहे हैं, जब आप इसका मैसेज, जो ये मैसेज भेज रहा है, इस रिसीवर तक जब ये मैसेज जा रहा है, तो ये आपका कहलाता है कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है? तो कम्युनिकेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी होंगे। कैरेक्टरिस्टिक मतलब हम उस गुण की बात कर रहे हैं जिसके वजह से कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव बनता है। टोटल इसमें 7 C's का फॉर्मूला है। 7 C होने के वजह से आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो इफेक्टिव माना जाता है। मतलब उसका हम बेसिकली 7 7 C
7 सी के वजह से आपका जो है ये कम्युनिकेशन प्रोसेस इफेक्टिव हो पाता है। क्या-क्या है? क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस। क्लियर का मतलब सिंपल है, आप जो भी मैसेज बता रहे हो बिल्कुल साफ हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि क्लास में टॉपिक डायरेक्ट बोलना कि मैं आज आपको क्या पढ़ाऊंगी, मान लो मैं आज आपको अलजेब्रा पढ़ाऊंगी, तो ये बहुत ही क्लियर है कि मैं आज आपको अलजेब्रा के सम्स कराऊंगी। मैंने ये बोला कि मैं आज क्लास में मैथ्स पढ़ाऊंगी, अब मैथ्स में क्या पढ़ाऊंगी ये क्लियर नहीं है, तो ये थोड़ा अनक्लियर मैसेज है। वेराज अगर हम इसकी बात करें तो ये मैसेज ज्यादा क्लियर है। कंसाइज मतलब छोटी और पॉइंट टू पॉइंट बात। ठीक है, कई बार अगर मान लो आप कोई 100 वर्ड का कॉन्वर्सेशन को कंसाइज करके 10 वर्ड में कर सको तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता है rather देन दिस। तो आप जो भी बात, जो भी कुछ समझाना चाह रहे हो वो एक्स्ट्रा वर्ड को ना डालें। आप एक्स्ट्रा वर्ड जो अननेसेसरी वर्ड्स है उसको अपना कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व करो ही मत। छोटा कॉन्वर्सेशन रखो और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बातचीत करो। इससे होगा क्या, आपका टाइम भी बचेगा और कम्युनिकेशन जल्दी एंड भी हो पाएगी। कंक्रीट मतलब फैक्ट और एग्जाम्पल्स के साथ अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करो। नंबर्स या रियल केसेस को यूज करो, ये नहीं कुछ वेग मतलब कुछ ऐसा जो अनक्लियर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज कंक्रीट। करेक्ट, सही ग्रामर, सही फैक्ट, सही स्पेलिंग के साथ अपना इंफॉर्मेशन शेयर करो। गलती से क्या होता है, गलत फहमी होती है। दैट इज हम यहाँ पर बोल सकते हैं अगर कुछ गलत आप इंफॉर्मेशन देंगे तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी जो कि आपके मैसेज को कंप्लीट तरीके से नहीं दे पाएगा। कोहेरेंट मतलब लॉजिकल तरीके से बताओ, सब पॉइंट को एक दूसरे से कनेक्ट करके स्टोरी के जैसा सब कुछ बताओ। जब आपके क्लास में कोई आपका मान लो कोई फ्रेंड नहीं आया, आपसे पूछेगा क्या कि आज दिन भर स्कूल में क्या पढ़ाई हुआ, तो आप उसको सब बताओगे। मॉर्निंग में असेंबली हुई, फिर 7 o'clock में हम क्लास में गए, फर्स्ट पीरियड में ये पढ़ाया, सेकेंड पीरियड में ये पढ़ाया, थर्ड पीरियड में ये पढ़ाया। तो यहाँ पर बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, हर एक चीज एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं ताकि उसको समझ में आ सके और आप उसको पूरा स्टोरी के जैसा समझा रहे हैं, तब वो आपके मैसेज को सुनने में भी इंटरेस्टेड होता है, विच इज कोहेरेंट। कंप्लीट मतलब पूरी इंफॉर्मेशन दो, कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन मत छोड़ो, एक्शन से लेकर के रिसीवर तक सब जानकारी दो। कर्टियस, आप जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो उसको शांत तरीके से, रिस्पेक्टफुल तरीके से शेयर करो। और जब इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो, जब आप किसी को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो उस समय दूसरे के फीलिंग्स पर भी ख्याल करो कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या समझ रहा है। तो सिंपल है, कम्युनिकेशन आपका क्या होता है, टू वे प्रोसेस होता है। मतलब कम्युनिकेशन में कम से कम एटलीस्ट दो इंसान तो होना ही चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन जब भी करो तो कम से कम एटलीस्ट 2 पर्सन का तो होना ही चाहिए, एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा। एक पर्सन जब मैसेज सेंड करता है, ठीक है, 1 पर्सन जब मैसेज को सेंड करता है, 1 मिनट। तो कम्युनिकेशन में जैसे कि मैंने बताया आपका एटलीस्ट 2 पर्सन होना चाहिए, जहां पर एक पर्सन आपका सेंडर होता है एंड दूसरा पर्सन रिसीवर होता है। 1 पर्सन जो सेंड कर रहा होता है मैसेज को एंड अदर पर्सन जो उस मैसेज को अंडरस्टैंड करता है, समझता है। मतलब हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, रिसीवर की बात कर रहे होते हैं। सेकेंड पॉइंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये। ठीक है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब कम्युनिकेशन कभी भी खत्म नहीं होता है, इट नेवर स्टॉप्स। हम हमेशा कभी ना कभी कम्युनिकेट कर रहे ही होते हैं, कभी अपने वर्ड्स के हेल्प से, कभी अपने एक्शंस के हेल्प से, कभी अपने बॉडी लैंग्वेज के हेल्प से। ठीक है, मान लो आपने किसी को हाय बोला, सामने से आपको क्या रिस्पॉन्स आया, हाय आया। ठीक है, आपने उसको स्माइल किया देख करके, वो भी आपको देख करके स्माइल किया। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये वर्ड की वजह से ये कम्युनिकेशन कहलाएगा बट ये स्माइल की वजह से ये कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन आपका नेवर मतलब नेवर एंडिंग होता है। कभी आप वर्ड्स के हेल्प से कम्युनिकेट करते हो, कभी आप एक्शंस के हेल्प से कम्युनिकेट करते हो, कभी आप अपना बॉडी लैंग्वेज के हेल्प से कम्युनिकेट करते हो। ठीक है, तो कभी भी कम्युनिकेशन स्टॉप नहीं होता है। कम्युनिकेशन इज डन फॉर अ रीजन। हम कभी भी किसी से कोई भी बातचीत करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई रीजन होता है। जैसे कि यहाँ पर जो हम कम्युनिकेशन का रीजन देख रहे हैं, इन्फॉर्म करने के लिए। जैसे कि आप अपने फ्रेंड को मान लो इन्फॉर्म करना चाहते हो,
कि एनटीए का रिजल्ट आ चुका है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपने अपने फ्रेंड से बातचीत किया, एक्सप्लेन किया कि हाँ, एनटीए में पीएचडी वाले लेवल क्या होता है, नेट वाला लेवल क्या होता है, जेआरएफ वाला लेवल क्या होता है। तो आपने एक्सप्लेन किया उसको, तो इसके लिए भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ा। परसुएड, मान लो आपका एक दोस्त इस बार एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, फेल कर गया और नेक्स्ट टाइम वो एग्जाम देने के लिए नहीं मान रहा है, तो आप उसके लिए उसको मनाओगे। अब यहाँ पर परसुएड करने के लिए भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ा, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ा। तो कम्युनिकेशन के पीछे हमेशा एक पर्पस होता है, एक इरादा होता है, एक रीजन होता है जिसको लेकर के हम आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन में अंडरस्टैंडिंग होती है, इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग। Communication is successful only when message is understood by the receiver। आपका जो भी रिसीवर है, जब उस मैसेज को वो समझ जाएगा, तब जाकर के आपका कम्युनिकेशन जो है सक्सेसफुल हो पाता है। कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल, मतलब कम्युनिकेशन जो है ये आपका वर्बल भी हो सकता है जहां हम बोल करके बातचीत करते हैं, एंड नॉन वर्बल भी हो सकता है जहां हम बिना बोले बातचीत करते हैं। जैसे कि यहाँ देखोगे, कम्युनिकेशन कैन हैपन जब हम वर्बल की बात करते हैं, मतलब जब हम बोल करके बातचीत कर रहे हैं, तो वर्ड्स का हेल्प ले रहे हैं, मतलब बोल करके, लिख करके। इनफैक्ट आप अगर कुछ लिख भी रहे हो ना, लिखना वाला जो पार्ट होता है, राइटिंग वाला पार्ट मतलब हम बात कर रहे हैं ईमेल का, हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन का, ठीक है, हम बात कर रहे हैं लव लेटर का, हम बात कर रहे हैं मान लो नोटिस का। तो ये सब जो राइटिंग वाला पार्ट है, ये राइटिंग वाला पार्ट किस में कंसीडर किया जाता है, वर्बल कम्युनिकेशन में कंसीडर किया जाता है, जो कि आपका वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। लेकिन अगर हम बॉडी लैंग्वेज की बात करें, जैसे कि अगर हम टायर्ड होते हैं तो हम झुक करके बैठते हैं, अगर हम कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हैं तो हम बिल्कुल स्ट्रेट बैठे होते हैं, जब हम खुश होते हैं तो हम स्माइल करते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो हम सैड हो जाते हैं। तो ये सारे सिंबल्स, आई मीन ये सारे लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सब आपका कौन सा में जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जाता है। हम कम्युनिकेशन में सिंबल्स और साइन का यूज करते हैं, वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखने के लिए, ईमेल लिखने के लिए हम वर्ड्स का हेल्प लेंगे, पिक्चर्स का हेल्प लेते हैं, नंबर्स, जेस्चर्स, सिंबल्स का यूज करते हैं, सो दैट हम अपने बात का मीनिंग अच्छे से आप तक समझा सके। अफेक्ट बिहेवियर, गुड कम्युनिकेशन जो होता है ये आइडियाज चेंज, एटीट्यूड और एक्शन, लोगों के एक्शन को चेंज करता है। सोशल प्रोसेस, ठीक है, सोशल प्रोसेस का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन हैपन इन सोसाइटी एंड रिलेशनशिप। कम्युनिकेशन हमेशा ही सोसाइटी में एंड रिलेशनशिप में देखने को मिलता है। जैसे कि घर में हम अपने मम्मी से बात करते हैं, हम अपने पापा से बात करते हैं, बहन से बात करते हैं, भाई से बात करते हैं, स्कूल में हम अपने दोस्त से बात करते हैं, वर्क प्लेस में हम अपने कलीग से बात करते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे एक रिलेशन है, स्कूल में भी एक रिलेशन है, वर्क प्लेस में भी एक रिलेशन है, सोसाइटी में। तो आपका कम्युनिकेशन एक सोशल प्रोसेस कहलाता है। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये आपका पीवाईक्यू रह चुका है 2023 का, जिसमें पूछा गया था द वर्ड कम्युनिकेशन, कम्युनिटी या कम्युनियन आर इटिमोलॉजिकली रिलेटेड टू व्हाट। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है इन्फो, आइडिया शेयर करना। कम्युनिटी का मतलब होता है कॉमन बॉन्ड वाला ग्रुप से जब हम बातचीत करते हैं। आप देखना, आप किसी भी ऐसे इंसान से बात नहीं करना चाहते हो जो आपसे, जिसका वाइब मैच नहीं होता है। तो कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब कॉमन बॉन्ड, कम्युनियन मतलब गहरी क्लोजनेस जिसके साथ होती है हमारा, सब कॉमन वर्ड से ही जुड़ा होता है। तो कम्युनिकेशन, ये सारे वर्ड्स आपके पीवाईक्यू में थे। तो कम्युनिकेशन का लेना देना किससे है, कम्युनिटी से, कम्युनियन से। ये तीनों शब्द आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, कम्युनियन, ठीक है।
सो ये वाला जो टर्म है ये आपका पीवाईक्यू में था, पीवाईक्यू 2023 में, ठीक है। तो कम्युनिकेशन वर्ड का मतलब आई होप आपको क्लियर होगा। अब देखो ये वाला भी एक स्टेटमेंट आपको पीवाईक्यू में दिया गया था 2023 में। As human society developed, more and more simple system of communication emerged. तो ये आपको बताना था कि ट्रू स्टेटमेंट है या फिर ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। बेसिकली ये स्टेटमेंट में बोला गया है कि जैसे जैसे ह्यूमन सोसाइटी डेवलप होती गई है ज्यादा से ज्यादा, एज ह्यूमन सोसाइटी डेवलप मोर एंड मोर, सिंपल तरीका, सिंपल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन एमर्ज, सिंपल सिस्टम कम्युनिकेशन का आता गया है। तो ये बिल्कुल ही एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम बिकम प्रोग्रेसिवली मोर कॉम्प्लेक्स। समय के साथ साथ आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ये जरूरत से ज्यादा डे बाय डे कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो पहले क्या था, हम किसी को मिलते थे तो हम नमस्ते करते थे, हाय हेलो करते थे। अब क्या है, आप अगर व्हाट्सएप टेक्स्ट की बात करो तो व्हाट्सएप टेक्स्ट में अब इतने सारे शॉर्टकट्स आ गए हैं कम्युनिकेशन के, इतने सारे इमोजीज आ गए हैं कि सबका एक अलग अलग मीनिंग है, जिसके वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ये और ज्यादा से ज्यादा क्या होते जा रहा है, कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। तो जिसके वजह से ये स्टेटमेंट जो दिया गया है एनटीए की तरफ से ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गया है। अर्ली ह्यूमन यूज्ड बेसिक जेस्चर, पहले के जमाने में जो जब ह्यूमंस एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते थे तो एकदम बेसिक जेस्चर रखते थे, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज का यूज करते थे, सिंबल्स का यूज करते थे। बट अब क्या हो गया है, एडवांस राइटिंग स्किल, प्रिंटिंग तरीके आ गए हैं, टेलीग्राफ, टेलीफोन, इंटरनेट आ गया है, जिसके वजह से ये जो सोफिस्टिकेशन है कम्युनिकेशन में, और ये डे बाय डे और बढ़ते जा रहा है, और हमें इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ रही है, समझनी पड़ रही है। जैसे कि अगर आप याद करो, जब आप पहली बार जब व्हाट्सएप यूज किए थे उस समय में आपको ये चीज मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए जो चैट है, चैट को समझने में कितना समय लगा होगा कि ये के आर एच क्या है, क्या कर रही हो, जीएम क्या है, गुड मॉर्निंग, जीएन क्या है, गुड नाइट, ठीक है, ये क्या है, टीसी, टेक केयर। तो ये सारे शॉर्टकट्स, ये इमोजी का क्या मतलब है, ये इमोजी का मतलब क्या है, ठीक है, ये इमोजी का मतलब क्या है, मतलब इतने सारे कम्युनिकेशन के तरीके आ गए हैं जिसको हमें और समझना पड़ रहा है, जिसके वजह से ह्यूमन सोसाइटी जैसे जैसे डेवलप हो रहा है, हमारा जो कम्युनिकेशन जो है ये और सिंपल ना होने की जगह ये क्या हो गई है, कॉम्प्लेक्स हो गई है। ठीक है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट था। अब नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि कम्युनिकेशन में क्या-क्या स्टेजेस होते हैं, मतलब कितने सारे स्टेप्स आते हैं जो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ जाना है एकदम। तो हमेशा ध्यान रखना, कम्युनिकेशन में सबसे पहले सेंडर होगा। सेंडर मैसेज को इनकोड करता है, ठीक है। मतलब अगर मान लो आपके माइंड में आया कि मुझे ये नोटिस अपने बच्चों को बताना है, जैसे मेरे ही माइंड का समझ लो कि मुझे ये नोटिस अपने स्टूडेंट्स को बताना है, तो मेरे माइंड में ये मैसेज है। अब ये नोटिस को मैं क्या करूंगी, इनकोड करूंगी, और इनकोड करने के बाद मैं इसको प्रॉपर एक मैसेज का रूप दूंगी, ठीक है। तो इनकोडिंग वाला स्टेप कौन करता है, हमेशा ही सेंडर करेगा इनकोडिंग वाला स्टेप, ठीक है। तो इसको सिंपल आपको समझना है कि जब हम बात करते हैं इनकोडिंग का, तो इनकोडिंग हमेशा ही सेंडर करेगा, और वो सेंडर इनकोडिंग किसका कहता है, उसके माइंड में जो आइडिया है, उसके माइंड में जो मैसेज है जो वो रिसीवर तक देना चाहता है, उसको एक अच्छे फॉर्मेट में बनाना, एक अच्छे तरीके से लिखना, दैट इज इनकोडिंग स्टेप। इनकोडिंग करने के बाद वो एक प्रॉपर तरीके से मैसेज बनेगा, मैसेज भेजा जाएगा किसको, किसको भेजा जाएगा, रिसीवर को। बट रिसीवर मैसेज को एक्सेप्ट करने से पहले उसको समझेगा, और समझने के लिए उसको क्या करना होगा, उसको डिकोड करना होगा। डिकोड फोर्थ स्टेप आता है, फिर आता है रिसीवर, दैट इज फिफ्थ स्टेप। और रिसीवर जब उस मैसेज को समझ लेगा तब वो क्या देगा, फीडबैक देगा, ठीक है। फीडबैक, फिर फीडबैक देगा, और फीडबैक किसके पास जाएगा, सेंडर, और फिर से ये सर्कल रिपीट होते रहेगा। अब जब रिसीवर ने फीडबैक क्या किया, भेजा, भेजा मतलब यहाँ पर सेंड किया, और जब रिसीवर सेंड किया तो रिसीवर यहाँ पर क्या बन जाएगा, सेंडर बन जाएगा। और सेंडर जो पहले था वो इस फीडबैक को रिसीव कर रहा है, इस फीडबैक को रिसीव कर रहा है, तो ये सेंडर जो पहले था अब वो क्या बन जाएगा, रिसीवर बन जाएगा, और ये साइकिल इसी तरीके से चलती रहेगी।
सबसे अच्छी बात ये है कि पूरे इस कम्युनिकेशन के प्रोसेस में आपका एक चीज जो लगातार चलते रहता है, दैट इज नॉइज। नॉइज कभी भी हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं कम्युनिकेशन में। नॉइस को हम मिनिमाइज जरूर से कर सकते हैं, बट नॉइस को हम प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो नॉइस हमेशा ही आपके कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व रहता है, और ये हमेशा कम्युनिकेशन के साथ साथ होते रहता है। जैसे यहाँ पर भी देखोगे, एक और डायग्राम मैंने बनाया है, दैट इज सेंडर। सेंडर मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सेंडर क्या करता है, सेंडर फिल्टर करता है मैसेज को, क्या सिमेंटिक मतलब क्या वर्ड यूज करना है, क्या इमोशंस शो करना है, क्या लैंग्वेज यूज करना है, किस कल्चर में, एटीट्यूड, रोल एक्सपेक्टेशन, जेंडर स्पेसिफिक, क्या मेरा मैसेज सिर्फ फीमेल के लिए है या फिर मेरा मैसेज मेल के लिए भी है, ठीक है। नॉन वर्बल मैसेज, उसके बाद वो मैसेज बनाएगा, मैसेज फिर रिसीवर को मिलेगा, बट रिसीवर समझने से पहले उसके लिए भी सिमेंटिक, इमोशंस, लैंग्वेज, कल्चर, रोल एक्सपेक्टेशन, ये सब मायने रखता है। एंड देन रिसीवर फीडबैक भेजेगा, और रिसीवर जब फीडबैक भेजेगा तो रिसीवर यहाँ भेज रहा है, दैट मीन्स रिसीवर यहाँ सेंडर बन जाएगा, एंड ये सेंडर बन जाएगा यहाँ पर रिसीवर, क्योंकि सेंडर अब फीडबैक रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, पूरा अच्छा से लिखा हुआ है, हर एक रोल के बारे में एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है। तो यहाँ पर लिखा है सेंडर। सेंडर मतलब सिंपल है, संदेश भेजने वाला। सेंडर वो व्यक्ति है जो पहले संदेश को सोचता है, मतलब पहले क्या कर रहा है, मैसेज को सोचता है। जैसे कि टीचर क्लास में बोलते हैं कि आज हम ये टॉपिक सीखेंगे, तो वो आपको बता रहे हैं। अब होगा इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब सिंपल है, आप मन की बात लफ्जों में बयां करते हो, लफ्जों में बदलते हो, जो आपके मन में है, जो आपके माइंड में है। अब आप उसको क्या करोगे, एक वर्ड्स के हेल्प से, प्रॉपर फॉर्मेट के हेल्प से आप उसका एक मैसेज क्रिएट करोगे। तो मन का आपका जो भी विचार है उसको शब्दों में, इशारों में या चिन्हों में बदलना आपका इनकोडिंग कहलाता है। जैसे सोच को क्लियर तरीके से हिंदी या इंग्लिश में बोलने को, ठीक है, बोलना, ठीक है, या उस वर्ड में चेंज करना, डालना, ताकि सब उस मैसेज को समझ जाए, दैट इज इनकोडिंग प्रोसेस। अब हम इस मैसेज को किस चैनल से भेजेंगे, क्या हम आपको व्हाट्सएप पे ये मैसेज देंगे, या फिर हम सामने फेस टू फेस मिल करके आपको मैसेज देंगे, हम आपको फोन करके बताएंगे। संदेश जाने का जो रास्ता होता है, तरीका होता है, ठीक है, संदेश मतलब मैसेज को पहुंचाने का जो जरिया होता है, हम बोलकर भी आपको मैसेज दे सकते हैं, लिख करके भी, आपको फ़ोन कॉल करके भी बता सकते हैं, या हम वीडियो कॉल में भी आपको बता सकते हैं। तो मैसेज के अकॉर्डिंग हम सही रास्ता चुनेंगे कि सो दैट आप तक मैसेज पहुँच जाए। अब मैसेज का चैनल पता लग गया, उसके बाद डिकोडिंग होगा, मतलब संदेश को समझना, मैसेज को समझना। जिसके लिए संदेश है, मतलब जिसके लिए वो मैसेज है, वो सुनकर या पढ़कर अपने मन में समझ लेता है कि क्या है मैसेज, ठीक है। जैसे कि विद्यार्थी टीचर की बात को नोट कर रहे होते हैं, मतलब डिकोड कर रहे होते हैं। एंड होता है फिर रिसीवर, मतलब संदेश को लेने वाला, मैसेज को रिसीव करने वाला, दैट मीन्स यहाँ पर मैसेज कौन रिसीव कर रहा है, आप रिसीव कर रहे हैं, दैट इज यू, मतलब स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। तो रिसीवर वो व्यक्ति होता है जिसके लिए संदेश भेजा गया है। बिना रिसीवर का पूरा प्रोसेस अधूरा होता है, क्योंकि जब यहाँ पर सेंडर है, तो सेंडर के होने से एक रिसीवर भी आएगा, सेंडर के होने से एक रिसीवर भी आएगा, ठीक है। तो सेंडर एक रिसीवर को लेकर के सेंडर और रिसीवर बनता है, एंड इन सब में आपका फीडबैक होगा। उसके बाद फीडबैक का मतलब होता है प्रतिक्रिया, दैट मीन्स आपने क्या समझा। आखिर में रिसीवर जवाब देगा कि उसको भेजा हुआ मैसेज समझ आया या नहीं आया, स्पष्ट तरीके से वो बताएगा, ये कंफर्म करेगा कि मैसेज उसको सही तरीके से समझ आया है या नहीं आया है। अब यहाँ पर एक हमने स्टेप देखा ये चैनल का। अब चैनल को ना कहीं कहीं देखना चैनल लिखते हैं, और कहीं कहीं ना मीडिया भी लिखते हैं, या फिर इसको मीडियम भी लिखते हैं। तो इन सब में अंतर क्या है, क्या ये सब एक है या सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्या है इसका मतलब हम देखेंगे। अब अगर हम बात करें मीडिया और चैनल का, तो मीडिया और चैनल दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन में दोनों एक दूसरे से रिलेटेड जरूर है। अगर हम मीडिया की बात करें, तो मीडिया का मतलब होता है ओवरऑल तरीका या मेथड जिससे हम मैसेज को पहुंचाए
पहुंचाते हैं, जैसे कि हम बोलकर दैट मीन्स वर्बल, लिखकर दैट मीन्स रिटन, या फिर बॉडी लैंग्वेज मतलब नॉन वर्बल के हेल्प से हम मैसेज को पहुंचा रहे हैं। मतलब हम बात कर रहे हैं हम उस ओवरऑल तरीका का जिसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल प्लस आपका रिटन, बॉडी लैंग्वेज ये सब आ जाता है, वो आपका मीडिया कहलाता है। लेकिन जब हम चैनल की बात कर रहे होते हैं तो चैनल मतलब हम उस स्पेसिफिक रास्ता का बात कर रहे हैं जिसके हेल्प से आप संदेश को मतलब मैसेज को पहुंचा रहे हो। जैसे कि हम फोन का हेल्प ले रहे हैं, ईमेल का हेल्प ले रहे हैं, व्हाट्सएप का हेल्प ले रहे हैं, या फिर हम क्लास में जाकर के डायरेक्ट मैसेज को दे रहे हैं, तो ये चैनल होता है, ये मीडिया का ही एक हिस्सा होता है। मतलब अगर हम बात करें मीडिया, तो मीडिया एक वाइड टर्म होता है, वेरएज़ चैनल इसी का एक पार्ट होता है, ठीक है? तो मीडिया आपका एक ओवरऑल तरीका होता है जिसके हेल्प से हम मैसेज को पहुंचाते हैं, और चैनल वो स्पेसिफिक तरीका होता है जिसके हेल्प से हम मैसेज को पहुंचाते हैं, जैसे कि हम फोन या ईमेल करेंगे या हम व्हाट्सएप करेंगे। बट मीडिया में वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन मैसेज ये सब आ जाता है। मेन फर्क अगर हम दोनों का देखें तो मीडिया एक अम्ब्रेला टर्म है, जैसे कि वर्बल मीडिया, जबकि हम चैनल की बात करें तो ये कंक्रीट एग्जाम्पल है, जैसे कि हम माइक्रोफोन चैनल की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट को क्लास में बोलना ये वर्बल मीडिया होगा, लेकिन जब हम माइक्रोफोन की बात करते हैं तो ये चैनल की बात होती है। अब यहाँ तक क्लियर है? अब देखो कम्युनिकेशन और मीडिया ये क्या है, दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि कम्युनिकेशन जब जब हम बात करें वर्बल प्लस नॉन वर्बल, तो यहाँ पर मैंने बताया आपको कि ये मीडिया की बात कर रहा है, क्योंकि हम ओवरऑल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। तो वर्बल प्लस नॉन वर्बल ये तो आपका कम्युनिकेशन भी हो गया। तो अब मीडिया और कम्युनिकेशन में क्या अंतर है? तो देखो यहाँ पर क्या है, जब हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन का और मीडिया का, तो दोनों में अंतर क्या है? कम्युनिकेशन में सेंडर से रिसीवर तक आइडिया को भेजा जा रहा है, करेक्ट? इंफॉर्मेशन को, इमोशन को हम बिल्कुल एक पहुंचाने की प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन, विजुअल तरीका सब आता है। ये इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास लेवल पर बातचीत होना सब आता है, जैसे कि टीचर स्टूडेंट को मान लो जीएसटी का टॉपिक एक्सप्लेन कर रही है, तो ये कम्युनिकेशन का बात होगा। लेकिन अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया कम्युनिकेशन के व्हीकल या मीडियम की बात होता है जो उस मैसेज को कैरी करता है, जैसे कि प्रिंट, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में टीवी या रेडियो, डिजिटल फॉर्म में ईमेल या सोशल मीडिया, फिजिकल फॉर्म में मीटिंग्स हो गया। तो ये एक गाइडेड केबल्स होता है या अनगाइडेड वायरलेस भी हो सकते हैं। सिंपल है, सबसे पहले होता है कम्युनिकेशन, फिर आता है आपका मीडिया, एंड फिर आता है आपका चैनल, जिसमें अगर हम स्पेसिफाई करें तो कम्युनिकेशन मतलब सिंपल हो जाता है। कम्युनिकेशन का मतलब सिंपल हो जाता है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वर्बल प्लस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। मीडिया जब हम बोल रहे हैं तो हम ओवरऑल मैसेज को कैरी करने का तरीका का बात करें, और चैनल मतलब हो जाता है जब हम स्पेसिफिक स्पेसिफिक तरीके से कम्युनिकेशन मतलब मैसेज को आगे पहुंचा रहे हैं। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस या फिर एक्शन है जिसके हेल्प से हम एक्सचेंज करते हैं मैसेज को। मीडिया मतलब हम उस टूल या चैनल की बात कर रहे हैं जिससे मैसेज जाएगा, ठीक है? टीवी से, ईमेल से, व्हाट्सएप से, न्यूज़पेपर से, किससे जाएगा? लेकिन कम्युनिकेशन जैसे कि हमारा उस लेक्चर की हम बात कर रहे हैं या फिर डिस्कशन का या फीडबैक का। कम्युनिकेशन आपका कंटेंट या इंटरेक्शन की बात करता है, मीडिया हम डिलीवरी की बात करते हैं, जैसे कि एनालॉग या डिजिटल का। कम्युनिकेशन ये आपका पर्सनल टू मास हो सकता है, जैसे कि एक पर्सन से हम काफी सारे को बताना चाह रहे हैं। मीडिया मतलब प्रिंट हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया, डिजिटल। कम्युनिकेशन मीडिया पे रिलाई करता है, ठीक है? जैसे कि मैंने ये वाला साइकिल बनाया है, यहाँ पर कम्युनिकेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ पर मीडिया पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है? लेकिन कम्युनिकेशन को इनेबल कौन करता है, स्टार्ट कौन करता है? मीडिया करता है। तो मीडिया और कम्युनिकेशन में बेसिक डिफरेंस ये है कि कम्युनिकेशन मैसेज एक्सचेंज प्रोसेस है, जबकि मीडिया उस प्रोसेस या चैनल का एक टूल हो गया है, ठीक है? अब हम आ जाते हैं मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पर। कुछ कम्युनिकेशन के मॉडल्स को जानेंगे जिससे आपको पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में एक होता है आपका लीनियर कम्युनिकेशन, एक होता है इंटरैक्टिव और एक होता है ट्रांजैक्शनल, ठीक है? लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल। दूसरा है इंटरैक्टिव मॉडल, ठीक है? इंटरैक्टिव मॉडल। एंड उसके बाद है आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल। तो सबसे पहले हम लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल का मीनिंग क्या है वो देखते हैं। लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल वो होता है जहां एक सेंडर होता है जो मैसेज भेजता है और रिसीवर
सिर्फ उस मैसेज को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा होता है। बीच में कोई प्रॉपर फीडबैक या दो तरफा बातचीत नहीं होती है। मतलब लीनियर का मतलब क्या हम बोल रहे हैं, बेसिकली हम वन वे कम्युनिकेशन की जब बात कर रहे होते हैं तो वो आपका लीनियर कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें तो इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल में सेंडर और रिसीवर दोनों एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं और फीडबैक भी देते हैं। इसीलिए ये कम्युनिकेशन क्या होता है, दो तरफा होता है। मतलब ये कम्युनिकेशन आपका टू वे होता है। तो सिंपल मीनिंग समझो, लीनियर मतलब वन वे हुआ, जैसे कि टीवी में आपको न्यूज़ दे दिया गया, न्यूज़ बता दिया गया, आप वहां पर अपना फीडबैक सबमिट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंटरैक्टिव को हम टू वे कह रहे हैं, टू वे कम्युनिकेशन कह रहे हैं। जैसे कि आप मान लो फ्रेंड के साथ अपना बातचीत कर रहे हैं, आपके साथ उसने कोई इंफॉर्मेशन शेयर किया, आपको वो इंफॉर्मेशन अच्छा लगा या बुरा लगा, गुड लगा या बैड लगा, आप उसके साथ उसके रिव्यूज को शेयर कर सकते हो। तो वो आपका एक इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो ये आपका कम्युनिकेशन का कंप्लीट मीनिंग हुआ। ओके, अब यहाँ पर देखोगे तो लीनियर मॉडल क्या लिखा है, लीनियर मॉडल का, लीनियर मॉडल को वन वे कम्युनिकेशन मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें मैसेज सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है, सेंडर से सिर्फ रिसीवर तक। रिसीवर वापस कुछ मैसेज नहीं देगा। ठीक है, मतलब लीनियर का मतलब सिंपल है कि यहाँ पर कोई भी फीडबैक नहीं होगा। लीनियर में जो भी मैसेज जाएगा ये वन वे होगा। सेंडर क्या करेगा, सिर्फ मैसेज को भेजेगा, सेंड करेगा, बट रिसीवर यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लेता है। रिसीवर यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लेता है मैसेज के अकॉर्डिंग। सेंडर बोलता है, मैसेज भेजता है, रिसीवर उसको सिर्फ सुनता है। फीडबैक का रोल ऑलमोस्ट जीरो होता है, मतलब फीडबैक होता ही नहीं है। इसमें कम्युनिकेशन को एक सीधी लाइन की तरह समझा जाता है, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है सेंडर से और एंड पॉइंट तक, मतलब रिसीवर तक खत्म, उसके आगे वो नहीं जाएगा। दैट इज लीनियर। अब लीनियर का एग्जाम्पल क्या है, मान लो टीवी या रेडियो एडवर्टीजमेंट। ठीक है, कंपनी, मान लो सेंडर हो गई यहाँ पर, कंपनी कोई एड बनाती है और उसे टीवी या रेडियो पर चला देती है। अब आपको वो एड बुरा लगा या अच्छा लगा, आप उसका फीडबैक नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल पब्लिक, पब्लिक रिसीव करता है उसको। अच्छा, ये एक का ही एग्जाम्पल चल रहा है, रुको इसको मैं फिर से समझाती हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, लीनियर मॉडल का एक एग्जाम्पल, टीवी या रेडियो एडवर्टीजमेंट को हम लीनियर में कंसिडर कर सकते हैं। वो क्यों, कैसे, यहाँ देखो। मान लो कोई कंपनी है जो कि सेंडर है, उसने कोई एड बनाई, ठीक है, और उसे टीवी या रेडियो पर वो चला रही है। अब उसको रिसीव कौन करेगा, पब्लिक उसे रिसीव करेगी। तो पब्लिक क्या कहलाएगी, रिसीवर, जो एड को देखती है या सुनती है। ठीक है, अब पब्लिक तुरंत वापस टीवी को तो रिप्लाई नहीं कर सकती। आप ये टीवी को, मान लो ये टीवी है या फिर मान लो या फिर ये रेडियो है, तो आप इसके सामने तो नहीं ना बोलोगे कि कैसा लगा आपको, कैसा नहीं लगा। यहाँ पर कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, एक तरफा हो रहा है। टीवी से आपको सिर्फ नॉलेज दी जा रही है, आप वापस इसको नॉलेज नहीं दे सकते हो। तो ये आपका लीनियर मॉडल में कहलाएगा, जो कि प्योर लीनियर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है। नाउ नेक्स्ट इज क्लासरूम में हम जो लेक्चर देते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर जो लेक्चर देते हैं, ये भी पूरा वन वे होता है, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में काउंट होता है। टीचर को 40 मिनट तक कंटिन्यूअसली बोलना पड़ता है, बोल रहे हैं वो, और स्टूडेंट क्या कर रहा है, सिर्फ सुन रहा होता है। बीच में कोई क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर टीचर सेंडर हो गए, स्टूडेंट रिसीवर हो गए, और मैसेज हो गया लेक्चर। तो यहाँ पर कोई फीडबैक नहीं है, इसलिए इसे भी हम लीनियर स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन में ही काउंट करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखो, नोटिस बोर्ड का। प्रिंसिपल ने एक नोटिस लिखा और लिख के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर प्रिंसिपल क्या हो गए, प्रिंसिपल हो गए यहाँ पर सेंडर, जिन्होंने मैसेज को रिटन फॉर्म में लगा करके नोटिस बोर्ड पर लगा दिया है। ठीक है, और स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट सिर्फ उस नोटिस को पढ़ेगा या सुने, पढ़ेगा या फिर देखेगा, वहां पर उसका तुरंत रिप्लाई नहीं कर सकता है। तो ये भी आपका वन वे इंफॉर्मेशन होता है, बिल्कुल लीनियर मॉडल इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लीनियर का कंप्लीट मीनिंग।
और लीनियर का कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है और इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है, जिसमें आप देखोगे कि ये आपका वन वे होता है। ठीक है, जो लास्ट एग्जांपल हमने देखा नोटिस बोर्ड का। अब हम दूसरा देखेंगे, दैट इज इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, इसको समझते हैं। तो जैसे कि हमने ऊपर देखा, इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आपका टू वे कम्युनिकेशन होता है, जहां पर फीडबैक भी होता है, फीडबैक भी होता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ देखा कि नो फीडबैक, कोई फीडबैक नहीं होगा। इंटरैक्टिव मॉडल को टू वे कम्युनिकेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ सेंडर और रिसीवर का जो रोल होता है ना, ये चेंज होते रहता है, जो मैंने आपको पहले डायग्राम में दिखाया था। कभी एक बोलता है तो कभी दूसरा सुनता है, फिर दूसरा बोलेगा तो एक दूसरा बोलेगा तो दूसरा बोलेगा तो एक सुनेगा। तो मैसेज के साथ साथ यहाँ पर फीडबैक भी होता है, साथ साथ फीडबैक भी इम्पोर्टेंट पार्ट होती है यहाँ पर। अब क्योंकि यहाँ पर दो पर्सन आपस में बातचीत कर रहे हैं, दो पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होगा ना, उसमें टाइम भी लगता है। तो टाइम डिले भी हो सकता है, इमीडिएट भी हो सकता है और थोड़ा लेट भी हो सकता है। जैसे कि ईमेल का मान लो, अब राम ने ईमेल भेजा, ठीक है, राम ने ईमेल भेजा तो ये सेंडर हो गया। अब राम ने ईमेल भेजा था मान लो मोहन को, तो मोहन यहाँ पर रिसीवर है। अब मोहन जब चाहे तब इस ईमेल का रिप्लाई दे सकता है, जिसके वजह से ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, टाइम डिले हो जाता है। तो फिर भी ये क्या कहलाएगा, इंटरैक्टिव मॉडल कहलाएगा, क्योंकि ये टू वे कम्युनिकेशन है। यहाँ पर दो पर्सन इन्वॉल्व है, राम एंड मोहन, दो पर्सन के इन्वॉल्व होने की वजह से ये आपका टू वे कम्युनिकेशन में काउंट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं। अब इंटरैक्टिव का एग्जांपल देखो, इजी एग्जांपल, टीचर और स्टूडेंट का क्वेश्चन आंसर सेशन। टीचर टॉपिक समझाती है, ठीक है, तो यहाँ पर टीचर हो गए सेंडर और स्टूडेंट को समझा रहे तो स्टूडेंट हो गया रिसीवर। स्टूडेंट डाउट पूछता है, आंसर देता है, तो यहाँ पर अब स्टूडेंट जब वो डाउट पूछ रहा है, आंसर दे रहा है, ठीक है, तो स्टूडेंट बन गया सेंडर और टीचर बन गया रिसीवर। दोनों साइड से मैसेज और फीडबैक चल रहा होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट्सएप का चैट। ठीक है, ए ने मैसेज भेजा कल क्लास कितने बजे से है, तो यहाँ ए क्या बन गया, आपका सेंडर बन गया। ठीक है, अब बी ने उसको रिप्लाई किया 10 बजे से है। ठीक है, फिर ए ने किया थैंक यू मैम, तो यहाँ पर मैसेज है, रिप्लाई पर रिएक्शन भी है, तो पूरा ये टू वे इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगा, जहाँ पे दो पर्सन भी है, यहाँ पर फीडबैक भी है, फीडबैक दैट मीन्स रिप्लाई भी है। ठीक है, मैसेज भी सेंड हो रही है, पूरा रिएक्शन भी हमें देखने को मिल रहा है, तो ये इंटरैक्टिव मॉडल में काउंट होगा। थर्ड इज ईमेल विथ रिप्लाई। अब यहाँ पर विथ रिप्लाई लिख दिया है, ठीक है, ईमेल, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कंपनीज भी आपको ईमेल भेजते हैं, अपने ऑफर के बारे में बताते हैं। तो जब कंपनी अपने ऑफर का जानकारी आपको दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप रिप्लाई बैक भी करोगे ना, तो कंपनी को मेल नहीं जाएगा, तो ये आपका हो जाता है उस टाइम लीनियर कम्युनिकेशन। बट जब ईमेल विथ रिप्लाई है, तो ये आपका कहलाता है इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जहां पर हम देखेंगे स्टूडेंट टीचर को मेल करता है असाइनमेंट के बारे में और
टीचर मेल का रिप्लाई देती है, फिर स्टूडेंट डाउट क्लियर करता है और थैंक्स भी बोलता है। तो यहाँ सब मिल करके हम इसे इंटरैक्टिव मॉडल का एग्जाम्पल कहेंगे, क्योंकि यहाँ फीडबैक भी आ जा रहा है, रिप्लाई भी हो रहा है, रिस्पॉन्स भी हो रहा है, सब हो रहा है। तो दिस इज ईमेल विथ रिप्लाई। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल जो है दैट इज ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या होता है? ट्रांजैक्शनल मॉडल कहता है कि जब हम बात करते हैं तो दोनों लोग एक ही साथ, सेंडर भी बोलता है और रिसीवर भी बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है, सेंडर की भी बात हो रही है और रिसीवर का भी हो रहा है और फीडबैक भी लगातार चलता रहता है। एंड कम्युनिकेशन कभी स्टैटिक मतलब एक जैसा नहीं होती है। यहाँ पर क्या था, हम ईमेल का एग्जाम्पल कर रहे थे और हमने कहा कि ये आपका टाइम टेकिंग भी होता है। कौन सा? इंटरैक्टिव मॉडल। लेकिन जो ये ट्रांजैक्शन मॉडल होता है ना, यहाँ टाइम डिले नहीं होती है, नो टाइम डिले। फॉर एग्जाम्पल मान लो व्हाट्सएप का हम बात कर लेते हैं। ठीक है, आप भी एक्टिव हो और आपका यहाँ पर फ्रेंड भी एक्टिव है। आपने यहाँ से हाय भेजा, यहाँ से तुरंत हाय आया। आपने यहाँ से पूछा व्हाट्सएप, यहाँ पर से तुरंत रिप्लाई आया, फिर यहाँ पर रिप्लाई, फिर यहाँ पर रिप्लाई। मतलब यहाँ पर कोई टाइम ही नहीं लग रहा है, विदाउट एनी टाइम टेकिंग। यहाँ पर जब हम बातचीत कर रहे होते हैं तो ये आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल कहलाता है, जो बिल्कुल साइमल्टेनियस रोल होता है। दोनों तरफ के लोग एक ही टाइम पर मैसेज भेज रहे हैं, रिसीव भी कर रहे हैं और सेंड भी कर रहे हैं। नॉड करना, HMM लिखना, फेस का रिएक्शन भेजना, मतलब एक ही टाइम पर जब दोनों बातचीत कर रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन कौन सा मॉडल में आएगा? ट्रांजैक्शनल मॉडल में आएगा। अब क्योंकि दोनों एक ही टाइम पर एक्टिव है तो कंटिन्यूअस फीडबैक भी होगा। फीडबैक कोई अलग स्टेप नहीं होगा इसमें, बल्कि हर मोमेंट में ये चल रहा है। अपनी बात को बता रहे हैं, तुरंत उसके अकॉर्डिंग अपना रिप्लाई भी दे रहे हैं, अपना रिप्लाई को एडजस्ट भी कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होता है, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है, सोशल कल्चरल रिलेशन फिजिकल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग होता है। नॉइज प्लस शेयर्ड एक्सपीरियंस। अब इसमें आपका बैकग्राउंड नॉइज भी होता है। जब हम ऑनलाइन किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, अब यहाँ पर नॉइज क्या हो सकता है? हमारा इंटरनेट का इश्यू हो सकता है नॉइज, जिसकी वजह से हमारी बातचीत समय से ना जा सके सामने वाले पार्टी पास। हमारा नेटवर्क इश्यू हो सकता है, ठीक है, जिसके वजह से हमारा जो ये रिप्लाई है ये समय से सामने वाले पार्टी तक ना जा सके। तो ये होता है आपका नॉइस, जिसके वजह से हमारा बातचीत करने में प्रॉब्लम हो, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, पास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, रिलेशनशिप हिस्ट्री हुआ, सब मिल करके मीनिंग को चेंज कर देता है। तो सिंपल एग्जांपल इसका देखो, किसका? ट्रांजैक्शनल का। ट्रांजैक्शनल मॉडल का एग्जाम्पल हम देखेंगे अभी। ट्रांजैक्शनल मॉडल का एग्जाम्पल, आप क्लास में स्टूडेंट से डाउट डिस्कस कर रहे हो, आप कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने वक्त बोल रहे हो, आप अपना जेस्चर को यूज कर रहे हो, स्टूडेंट एक साथ सुन भी रहा है, फेस से अपना कंफ्यूजन रिस्पॉन्स दे रहा है, या फिर हाँ मैम ठीक है, लेकिन मैम ऐसे कैसे हो सकता है, ये सब कह करके आपको इंटरप्ट भी कर रहा है। आप उसका एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग उसका क्वेश्चन देख करके उसे एक्सप्लेनेशन तुरंत चेंज करोगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप प्रोफेसर बन गए, अब आप जो है स्टूडेंट को कोई टॉपिक समझा रहे हैं, समझाते समझाते आपने ऐसा फील किया कि स्टूडेंट का रिस्पॉन्स से आपको लगा कि स्टूडेंट को वो एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट का इस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग आप अपना एक्सप्लेनेशन को चेंज करेंगे, बिल्कुल है ना। तो यहाँ पर ये आपका ट्रांजैक्शनल कहलाएगा, जो यहाँ लिखा हुआ है कि आप स्टूडेंट के एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चन को देख करके आप अपना जब एक्सप्लेनेशन को तुरंत चेंज करते हो, एडजस्ट करते हो अपने एक्सप्लेनेशन को, दैट इज ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों ही कम्युनिकेटर्स मैसेज, रिएक्शन, फीडबैक सब एक साथ सब कुछ चल रहा होता है। रिलेशन की बात करें यहाँ पर, तो रिलेशन टीचर स्टूडेंट, कल्चर, लैंग्वेज लेवल, क्लासरूम एनवायरनमेंट सब मिलकर के इंटरेक्शन को शेप कर रहे हैं। बातचीत में कैसे बदलाव करना है ये सब कुछ हम देख पा रहे होते हैं। तो ये आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा तीन तरीके का मॉडल हमने देखा जो हमें अभी क्लियर हो जाना चाहिए। पहला हो गया आपका लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा हो गया क्या था? इंटरेक्शनल नहीं, ट्रांजैक्शनल था, दूसरा था इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन, दूसरा है इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन और तीसरा है ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन।
ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तीनों का अगर हम डिफरेंस का बात करें तो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा ही वन वे होगा, इंटरैक्टिव टू वे होगा और ट्रांजैक्शनल भी टू वे होगा। लीनियर में कोई भी फीडबैक नहीं होता है, यहाँ पर फीडबैक होता है, यहाँ पर भी फीडबैक होता है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन इंटरैक्टिव एंड ट्रांजैक्शनल कि यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर टाइम डिले हो सकता है, जैसे कि हम ईमेल का एग्जांपल ले सकते हैं, और ट्रांजैक्शनल में नो टाइम डिले, यहाँ पर कोई टाइम डिले नहीं होता है, जैसे कि हम यहाँ पर ऑनलाइन चैट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो तीनों का ये बेसिक डिफरेंस है जो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि 300 बीसी में आया था। अब ये एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? एरिस्टोटल का मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्पीकर। ठीक है, एरिस्टोटल का जो मॉडल है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा स्पीकर होता है, जो स्पीच प्रिपेयर करके पर्टिकुलर ओकेजन पर ऑडियंस को एड्रेस करता है ताकि उन पर कोई इफेक्ट मतलब इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्शन के टाइम में आप देखोगे कि जो पॉलिटिशियन होते हैं वो पॉलिटिशियन एक ऐसा स्पीच रेडी करते हैं जिससे हमें लगता है कि ये पॉलिटिशियन जो है हमारे सोसाइटी को चेंज कर देगा, हमारे लिविंग एरिया को चेंज कर देगा। मतलब सिंपल है, यहाँ पर पॉलिटिशियन क्या हो गया? स्पीकर हो गया। अब ये पॉलिटिशियन एक ऐसा स्पीच प्रिपेयर करेगा जिस उस पर्टिकुलर स्पीच से ऑडियंस मतलब हम लोग हो गए, हम लोग के ऊपर वो ऐसा इम्पैक्ट डालता है कि हम ना चाहते हुए भी इस पॉलिटिशियन को वोट देने को रेडी हो जाते हैं। तो एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में जो पर्सन सबसे मेन रोल प्ले करता है दैट इज द स्पीकर। ठीक है, स्पीकर इस तरीके से अपना रिप्रेजेंटेशन देता है कि वो ऑडियंस के ऊपर बदलाव लाने की कोशिश करता है, उसको कन्विंस करना चाहता है, मोटिवेट करना चाहता है, वोट दिलवाना चाहता है। तो एरिस्टोटल का मेन मुद्दा यही है। एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का बात करें तो कम्युनिकेशन का सबसे पुराना और बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल है ये। ठीक है, जो मेनली पब्लिक स्पीकिंग पर ही फोकस करता है। मतलब एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है? ये पब्लिक स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। ठीक है, जो सबसे पुराना है, जो स्पीच हुआ, लेक्चर हुआ, पॉलिटिकल स्पीच हुआ, ये सब पर फोकस करता है। तो एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में के एलिमेंट्स क्या क्या है? ये हो गए उसके एलिमेंट्स दैट इज स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस एंड इफेक्ट। स्पीकर मतलब हो गया यहाँ पर मान लो पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं, पॉलिटिशियन जो स्पीच देगा अपना इलेक्शन से रिलेटेड। ओकेजन क्या है? ओकेजन है इलेक्शन का। ऑडियंस मतलब हम बात कर लेते हैं पब्लिक का, और पब्लिक के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? पब्लिक वोट देने को रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिशियन, मैसेज, इलेक्शन, पब्लिक एंड वोट। तो एरिस्टोटल के एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो एक होता है स्पीकर, स्पीच, मैसेज, ओकेजन, ऑडियंस एंड इफेक्ट। टेक्स्ट बुक में अगर देखोगे तो एरिस्टोटल मॉडल के टोटल 5 बेसिक एलिमेंट है। स्पीकर, स्पीकर मतलब हम उस पर्सन की बात कर रहे होते हैं जो बोल रहा होता है या स्पीच दे रहा होता है, उसका रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये स्पीकर सेंटर्ड मॉडल कहलाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पीकर सेंटर्ड मतलब क्या हुआ? स्पीकर जो बोलेगा, जैसा बोलेगा, जो भी बोलेगा, जैसा भी मैसेज देगा, उसके अकॉर्डिंग हमें असर देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम देखें एरिस्टोटल मॉडल, तो एरिस्टोटल मॉडल आपका स्पीकर सेंटर्ड मेथड कहलाता है, स्पीकर सेंटर्ड मॉडल कहलाता है। उसका रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसा वो पॉलिटिशियन स्पीच देगा उसके अकॉर्डिंग पब्लिक का माइंड डाइवर्ट, पब्लिक का माइंड को वो कन्विंस कर पाएगा वोट के लिए, उतनी वोट वो जीत पाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ देखोगे, ठीक है, तो ये चीज क्लियर है एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में। अब दूसरा एलिमेंट जो एरिस्टोटल का है दैट इज स्पीच, मैसेज या सब्जेक्ट। अब जो कंटेंट
स्पीकर डिलीवर करेगा, जो स्पीच वो देगा, ठीक है, हम उसकी बात करें, क्या पॉइंट्स वो कवर करेगा कि मैं 5 साल में रोड बनवाऊंगा, ब्रिज बनवाऊंगा, स्कूल्स बनवाऊंगा, हॉस्पिटल बनवाऊंगा, तो ये सब के लालच में आकर के ही कोई भी पब्लिक जो होता है वो वोट देने को रेडी हो जाता है ना। पब्लिक जो है वोट देने को रेडी हो जाता है। तो स्पीच बिल्कुल ही क्लियर, लॉजिकल, ऑडियंस के लेवल के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे कि अगर मान लो हम बात कर रहे हैं गांव का, और गांव में हम स्पीच दे रहे हैं, तो गांव में हम इंग्लिश लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते, हमें हिंदी भाषा का यूज करना होगा ताकि लोगों को समझ में आए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। तो लोगों के अकॉर्डिंग, इस पब्लिक के अकॉर्डिंग मैं अपना मैसेज को चेंज करूंगा, ठीक है। दैट इज योर स्पीच। नाउ नेक्स्ट इज ओकेजन। ओकेजन क्या का ओकेजन है? ओकेजन है आपका इलेक्शन का। तो किस सिचुएशन में बात हो रही है, जैसे कि अगर रैली में बात कर रहे हो तो हम रैली के अकॉर्डिंग करेंगे, क्लासरूम में क्लासरूम के अकॉर्डिंग, कोर्ट में कोर्ट के अकॉर्डिंग, सेरेमनी में सेरेमनी के अकॉर्डिंग। तो स्पीच का जो स्टाइल है और स्पीच का जो कंटेंट है वो ओकेजन के हिसाब से होना चाहिए। फोर्थ एलिमेंट है आपका ऑडियंस। ऑडियंस मतलब हम जिसको, जो वो स्पीच को सुनेगा। अगर मेरे वोटर्स है, हम स्टूडेंट्स की बात करें, जूरी की बात करें, एम्प्लॉइज की बात करें, तो मेरे जो ऑडियंस है, स्पीकर को ऑडियंस के नीड के अकॉर्डिंग, जैसे कि मेरे इस वोटर्स को क्या चाहिए, मेरे वोटर्स को चाहिए अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छा सोसाइटी चाहिए, तो मैं अपना स्पीच को इसी अकॉर्डिंग बनाऊंगी। यहाँ पर जैसे कि अगर हम देखें, अब मेरे स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, मेरे स्टूडेंट्स को अच्छी नॉलेज चाहिए, तो मैं अपना कंटेंट उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करूंगी। स्पीकर को ऑडियंस के नीड के अकॉर्डिंग अपना कंटेंट बनाना चाहिए, एजुकेशन लेवल को ध्यान में रखना चाहिए। इफेक्ट क्या होगा, स्पीच का रिजल्ट क्या होगा, ऑडियंस कन्विंस हुए या नहीं, मोटिवेट हुई या नहीं, बिहेवियर चेंज हुआ या नहीं, ये हम देख पाएंगे। तो यही आपका एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। अब एरिस्टोटल ने और भी कुछ दिया है कम्युनिकेशन को, दैट इज 3 रिटोरिकल अपील, दैट इज एथोस, पैथोस एंड लोगोस। ये क्या है, एथोस, पैथोस एंड लोगोस, ये भी आपका किसने दिया है, एरिस्टोटल ने ही दिया है, एथोस, पैथोस एंड लोगोस का कॉन्सेप्ट। एरिस्टोटल ने बताया है कि इफेक्टिव स्पीकर को अपना स्पीच में ये 3 चीज जरूर से लाना चाहिए। मतलब अगर हम बात करें सेंडर का, इस पॉलिटिशियन का, या फिर मैं बात करूं किसी एडुकेटर का जो अपने मैसेज को सामने वाले पार्टी तक पहुंचाना चाह रही है, तो उसको अपना जो कंटेंट है, उसको अपना जो मैसेज है, उसमें ये 3 चीज जरूर से लाना चाहिए। अब वो 3 चीज क्या क्या है, एथोस है, पैथोस है एंड लोगोस है। एथोस का मतलब क्या होता है, एथोस का मतलब होता है ऑडियंस को लगे कि स्पीकर ट्रस्ट वर्दी है, हम इस पे भरोसा कर सकते हैं। और पॉलिटिशियन ने बोला वो हॉस्पिटल बनवाएगा, वो कुछ मेडिकल सेंटर्स भी बनवाएगा, कुछ स्कूल्स बनवाएगा, कुछ पार्क बनवाएगा, तो उसके कंटेंट में एथोस वाला भावना होना चाहिए, जिससे ऑडियंस आपके इस बात पर भरोसा कर सके, ट्रस्ट कर सके। प्रोफेसर जैसे कि अपना सब्जेक्ट को स्ट्रांगली जताता है, आप जब प्रोफेसर बनेंगे, मान लो आपको लीगल सब्जेक्ट मिलता है, तो आप अपने सब्जेक्ट को इस तरीके से दिखाएंगे कि आप इन्हें इस सब्जेक्ट में पीएचडी कर रखी है, ताकि स्टूडेंट को आपका कंटेंट ऑनेस्ट लगे और स्टूडेंट आपकी बात को सीरियसली ले, ठीक है। तो दैट इज द एथोस वाला पार्ट, जो कि क्रेडिबिलिटी एंड कैरेक्टर की बातचीत करता है। सेकेंड पार्ट इज पैथोस। पैथोस का मतलब होता है इमोशंस, ऑडियंस की फीलिंग को टच करना, सिंपैथी लेना, फियर, प्राइड, होप। सोशल वर्कर जो होते हैं, वो सोशल वर्कर लोग जो होते हैं, फ्लड विक्टिम के लिए डोनेट करते हैं, उसको इमोशनली कनेक्ट करते हैं, स्टोरीज बनाते हैं, दैट इज द पैथोस वाला स्टेप। तो आप अपने कंटेंट में इमोशनल टच दीजिए। लोगोस मतलब हो गया लॉजिक। अब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी स्टोरी बना दे, आपको एक लॉजिकल तरीके से उसको कनेक्ट करना होगा। तो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, फैक्ट, डेटा, एग्जाम्पल्स का यूज करना, जैसे कि लीडर अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स, ग्रोथ रेट, एक्चुअल डेटा बता करके पॉलिसी को जस्टिफाई कर रही होती है। तो ये तीनों चीज, दैट इज एथोस, पैथोस एंड लोगोस। एथोस मतलब हुआ ट्रस्टवर्दी, पैथोस मतलब हुआ कि आप जो भी स्टोरीज बना रहे हो उसको एक इमोशनल टच देना, एंड लोगोस मतलब हुआ कि एक लॉजिकल तरीके से रिप्रेजेंट करना, एक लॉजिकल तरीके से जस्टिफाई करना। तो ये तीनों चीज मिल करके आपको स्पीच को ज्यादा से ज्यादा वो पावरफुल बनाते हैं। तो ये तीनों टर्म्स जो है ये भी एरिस्टोटल के तरफ से ही दिए गए हैं, जो कि बताता है कि हम अपने स्पीच को कैसे और ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल भी है यहाँ पर, दैट इज द पॉलिटिकल स्पीच। स्पीकर हो गया नेताजी,
अब नेताजी स्पीच दे रहा है कि अगर आप मुझे वोट दोगे तो मैं रोड, स्कूल और हॉस्पिटल बनाऊंगा। ओकेजन हो गया यहाँ पर इलेक्शन या रैली में, इलेक्शन रैली में ही हम ऐसा बोलेंगे। एंड ऑडियंस हो गए, जो वोटर्स हो गए, जो मुझे वोट देंगे। और इफेक्ट इसका होगा कि लोग कन्विंस होकर के मुझे वोट दे करके जा रहे हैं। दैट मीन्स ये एक आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। तो यहाँ कम्युनिकेशन एक डायरेक्शन में जा रहा है, नेता से जनता तक, और फीडबैक मॉडल में नहीं दिखाया गया। क्या यहाँ कोई फीडबैक है? मतलब यहाँ पर क्या ऑडियंस आपको आकर के बताएगी कि तुमने ये नहीं करा, ये नहीं किया, ये नहीं किया? नहीं, आपको कोई फीडबैक नहीं दी जा रही है। तो यहाँ ये कम्युनिकेशन वन वे हो जाता है, नेता से सीधा जनता तक, और फीडबैक मॉडल यहाँ नहीं है। तो इसीलिए इसको हम एरिस्टोटल मॉडल का क्लासिक एग्जाम्पल मान सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, टीचर का मोटिवेशनल टॉक। स्पीकर हो गया जैसे कॉलेज का टीचर, ठीक है, स्पीच दे रहा है, आपको करियर गाइडेंस का बता रहा है, एग्जाम मोटिवेशन का बता रहा है। ओकेजन हो गया ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ऑडियंस जैसे कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो गए, उसका असर क्या होगा? स्टूडेंट मोटिवेटेड फील करेंगे और अपना फोकस पढ़ाई के प्रति और बढ़ाएंगे। तो टीचर अपना एथोस मतलब एक्सपीरियंस को यूज करता है, क्वालिफिकेशन को यूज करता है। पैथोस मतलब स्टूडेंट के टेंशन को समझता है, और लोगोस मतलब प्रैक्टिकल टिप्स देता है, लॉजिकल टिप्स देता है। लॉजिकल टिप्स को आप कैसे यूज करते उसको बताता है। तो ये एरिस्टोटल का एक परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो ये आपका पीवाईक्यू था, रिसेंटली पूछा गया था कि एरिस्टोटल, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, गुडविल, ट्रस्टवर्दीनेस एंड विजडम के वजह से आपका कम्युनिकेटर क्रेडिबिलिटी माना जाता है। तो एरिस्टोटल, गुडविल, ट्रस्टवर्दी, यहाँ आ गया ट्रस्टवर्दी एथोस, ठीक है, गुडविल एंड विजडम, ठीक है, गुडविल एंड विजडम। तो ये सब आपका एरिस्टोटल कम्युनिकेशन में होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है लासवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लासवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, हम यहाँ देखेंगे। लासवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कब आया था? 1948 में आया था, ठीक है। तो लासवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी आपका वन वे कम्युनिकेशन में आता है, मतलब ये भी आपका लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहलाएगा। लीनियर मॉडल में हमने अभी तक दो पढ़ा, दैट इज एरिस्टोटल पढ़ा है, एंड एक अभी पढ़ रहे हैं, दैट इज लासवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो दोनों ही लीनियर है, जिस दोनों में कोई फीडबैक नहीं होती है। तो लासवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो कि वन वे प्रोसेस में काउंट होता है, जहां जहां पर जहां पर हम हर कम्युनिकेशन को इन 5 सवालों के हेल्प से एनालाइज करेंगे। मतलब सिंपल है, जब हम लासवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम जो कुछ भी बातचीत कर रहे हैं वो किस फॉर्म में होगा? क्वेश्चन के फॉर्म में होगा। वो सब का सब आपका क्वेश्चन के फॉर्म में होगा। लासवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो सब का सब आपका सवाल के फॉर्म में होगा, क्वेश्चन के फॉर्म में होगा। हु सेज किसने बोला, व्हाट, विच चैनल, टू होम किसको, एंड उसका क्या इफेक्ट हुआ, व्हाट इफेक्ट। तो यहाँ पर देखो सारा वर्ड क्वेश्चन के फॉर्म में, हु, व्हाट, विच, होम, व्हाट इफेक्ट, तो हर एक चीज क्वेश्चन के फॉर्म में है। तो लासवेल ने अपना मॉडल में कम्युनिकेशन को एक क्वेश्चन फॉर्म में बताया। लासवेल का मॉडल जो है ये 1948 में आया, जो कि एक सिंपल लीनियर मॉडल है, जो पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को एक फॉर्मूला की तरह एक्सप्लेन करता है। हु सेज व्हाट, ठीक है, किसने क्या बोला, इन विच चैनल किस चैनल के हेल्प से, टू होम किसको बोला, एंड विथ व्हाट इफेक्ट क्या इफेक्ट हुआ। तो ये मॉडल स्पेशली मास कम्युनिकेशन के लिए यूज किया गया है। मतलब लासवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये बेसिकली मास कम्युनिकेशन के लिए यूज किया गया है, जैसे कि टीवी न्यूज हुआ, एड हुआ, प्रोपेगेंडा फैलाना, पॉलिटिकल स्पीचेस देना, ठीक है। तो इन सब को समझाने के लिए बनाया गया है लासवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को। तो यहाँ पर देखोगे तो लासवेल ने कम्युनिकेशन को 5 सवाल के हेल्प से समझाया है, जिसमें पहला सवाल होता है हु का। हु मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कौन बोल रहा है। कौन मतलब टीचर बोल रहे हैं, पॉलिटिशियन बोल रहे हैं, कोई स्टूडेंट बोल रहे हैं, कोई नॉर्मल पर्सन बोल रहे हैं। तो हु मतलब क्या हुआ, हु से कौन बोल रहा है, कम्युनिकेटर कौन है, सेंडर कौन है। अब सेकंड होता है सेज व्हाट, मतलब क्या मैसेज दे रहा है, क्या इंफॉर्मेशन, क्या वो कोई नोटिस बता रहा है, या फिर कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, या फिर कोई कोई जनरल नॉलेज बता रहा है, क्या मैसेज दे रहा है, क्या कंटेंट दे रहा है, इन विच चैनल कौन से मीडियम से दे रहा है, ठीक है, टीवी के हेल्प से दे रहा है, रेडियो के हेल्प से, न्यूज़पेपर के हेल्प से। तो इन विच चैनल, टू होम कौन है उसका रिसीवर, किसको बोल रहा है, क्या वो किसी स्टूडेंट को अपना इंफॉर्मेशन दे रहा है, या फिर
पब्लिक को दे रहा है या फिर इंफॉर्मेशन किड्स के लिए है। जैसे कि अगर टीवी पे डाइपर का एड आए तो ये डाइपर का एड किसके लिए होगा, मदर्स के लिए होगा, ठीक है। अगर टीवी पे साड़ी का एड आए तो ये भी आपका किसके लिए होगा, मदर्स के लिए होगा। लेकिन अगर टीवी पर बुक्स का ऐड आए तो ये बुक्स का ऐड किसके लिए होगा, स्टूडेंट का होगा। तो यहाँ पर रिसीवर के कौन हो गया, होम, मतलब किसको बोला जा रहा है, स्टूडेंट को बोला जा रहा है। विथ व्हाट इफेक्ट, अब इसका असर क्या हुआ, ये एड डाइपर का एड देख करके मदर्स जो है डाइपर्स परचेज करेंगे, साड़ी का एड देख करके मदर्स जो है साड़ी परचेज करेंगे, बुक्स का एड देख करके स्टूडेंट जो है बुक्स परचेज करेंगे। तो इसका असर क्या हुआ, ओपिनियन चेंज हुआ या नहीं हुआ, नॉलेज इंक्रीज हुआ कि हाँ हम बच्चे को डाइपर्स भी पहना सकते हैं, हम ये सारी यहाँ से भी ले सकते हैं, हम ये बुक्स यहाँ से ले सकते हैं, बिहेवियर में बदलाव देखने को मिला। तो सिंपल है, लासवेल का जो एलिमेंट है ये किस फॉर्म में है, क्वेश्चन के फॉर्म में है। हु कम्युनिकेटर और सेंडर की बात करता है, जो मैसेज स्टार्ट कर रहा है, न्यूज चैनल, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल लीडर, ब्रांड या टीचर। सेज व्हाट, क्या मैसेज, जो बात, इंफॉर्मेशन, एड, स्लोगन, स्पीच, कंटेंट दिया जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। इन विच चैनल, हम मीडियम की बात करें, किस रास्ता से मैसेज जा रहा है, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्पीच, ऑन स्टेज। टू होम, रिसीवर या ऑडियंस कौन है, पब्लिक है, वोटर्स है, स्टूडेंट है, कंज्यूमर्स है। विथ व्हाट इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट या रिजल्ट क्या हुआ, मैसेज के बाद क्या चेंज हुआ, लोग की सोच बदली या नहीं बदली, उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा या नहीं खरीदा, वोट दिया या नहीं दिया, क्या बिहेवियर में चेंज हुआ, ये सब आपका लास्टवेल का आएगा। इसका एग्जाम्पल देखो, पॉलिटिकल टीवी एड यहाँ पर है। अब पॉलिटिकल टीवी एड मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी ही चलाएंगे, तो हु मतलब यहाँ पर सेंटर कौन हुआ, पॉलिटिकल पार्टी। सेज व्हाट मतलब अगर आप मुझे वोट दोगे, बता क्या रहा है, उसका मैसेज क्या है कि अगर आप मुझे वोट दोगे तो मैं एम्प्लॉयमेंट बढ़ाऊंगा, करप्शन कम करूंगा। अब किस चैनल के हेल्प दे रहा है, वो टीवी पे ऐड दे रहा है, यूट्यूब पे दे रहा है, सोशल मीडिया पे दे रहा है। टू होम, अब इसके रिसीवर कौन है, देश के वोटर हो जाएंगे, पर्टिकुलर स्टेट के वोटर्स हो जाएंगे। विथ व्हाट इफेक्ट, लोग को कन्विंस करना चाहता है, उनका वोट प्रेफरेंस चेंज होता है या स्ट्रांग होता है, ये देखना चाह रहा है। तो यहाँ कम्युनिकेशन वन वे है, पार्टी से पब्लिक तक जा रही है, जिसकी वजह से ये वन वे कहला रहा है, कोई फीडबैक नहीं है। यहाँ पर जो भी ये रिसीवर है, देश के वोटर्स जो ये रिसीवर है, ये कोई फीडबैक देंगे क्या, नहीं, यहाँ पर फीडबैक जैसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल लासवेल का है, जो कि एक लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में काउंट होगा। हु मतलब XYZ कंपनी है कोई, मान लो, जो कि सेंडर है, सेंड कर रहा है मैसेज कि हमारा सोप स्किन को सॉफ्ट बनाता है, 99% जर्म्स डिस्ट्रॉय करता है। इन विच चैनल मतलब टीवी चैनल की हेल्प से या इंस्टाग्राम एड की हेल्प से आपको बता रहा है। टू होम, हाउस वाइफ्स को बता रहा है, यंग अडल्ट को बता रहा है, फैमिलीज को बता रहा है। विथ व्हाट इफेक्ट, लोग प्रोडक्ट को ट्राई करे, सेल्स हमारा बढ़े, ये देखना, ठीक है। तो ये आपका लासवेल में जाएगा। नाउ नेक्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है हमारा शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि 1949 में आया है। तो दो मॉडल हमने देखा लीनियर में, एरिस्टोटल एंड लासवेल, एंड अभी हम देख रहे हैं शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है, इसमें एक सेंडर होता है जो मैसेज को इनकोड करके चैनल से भेजता है, बीच में नॉइज आ सकती है, फिर रिसीवर उसको डिकोड करके समझता है, ठीक है। सिंपल, अभी तक जो हमने पढ़ा सेम है वही। शैनन वेवर में एक हो गया सेंडर, सेंडर ने मैसेज को इनकोड करके भेजा, तो यहाँ पर इनकोडिंग का प्रोसेस हो गया, और यहाँ पर डिकोड करके मैसेज को रिसीव किया जा रहा है। अब इन सब के बीच में क्या आ गया है, नॉइज आ गया है, जो इस दो लाइन में लिखा है कि शैनन वीवर मॉडल, एक सेंडर मैसेज को इनकोड करके चैनल से भेजता है और बीच में नॉइज आ सकती है, फिर रिसीवर उसको डिकोड करके समझता है, ठीक है। शैनन वीवर मॉडल एक लीनियर होता है, लीनियर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कि वन वे जाएगा। मतलब क्या यहाँ पर फीडबैक होगा, नहीं, जिसमें मैसेज एक सोर्स से चैनल के थ्रू रिसीवर तक जाता है और बीच में नॉइज मतलब मैसेज को डिस्टर्ब कर सकती है। लेकिन शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को ना अक्सर मदर ऑफ ऑल कम्युनिकेशन मॉडल कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शैनन वीवर मॉडल को अक्सर मदर ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल कहा जाता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि मदर ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल कौन है, तो मदर ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल आपका शैनन वीवर मॉडल है, ठीक है। क्योंकि इसमें मॉडर्न कम्युनिकेशन थ्योरी की बेस रखी है, जो कि 1948 में क्लॉड शैनन और वैरन वीवर ने इसे डेवलप किया था।
किसने डेवलप किया था? क्लॉड शैनन और वैरन वीवर ने इसे डेवलप किया था। मेनली टेलीफोन टेक्निकल कम्युनिकेशन समझाने के लिए यूज होता है, जो हम आज ह्यूमन कम्युनिकेशन में भी यूज करते हैं। लेकिन ना इसका लेटर वर्जन में फीडबैक को ऐड कर दिया गया था। मतलब स्टार्टिंग में इसमें कोई फीडबैक का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन बाद में इसमें फीडबैक ऐड कर दिया गया, जो कि इस मॉडल को साइक्लिकल बना दिया जाता है। ठीक है, साइक्लिकल बना देता है, मतलब अगर किसी भी कम्युनिकेशन में फीडबैक आ गया, मतलब वो कम्युनिकेशन क्या बन जाएगा? साइक्लिकल फॉर्मेट में आ जाएगा, क्योंकि वो गोल गोल कम्युनिकेशन चलता ही रहेगा। तो द थ्योरी शैनन वेवर मॉडल लेटर केम टू बी नोन एज मदर ऑफ ऑल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसका क्या क्या कंपोनेंट है देखो। टेक्स्ट बुक में जनरली इसका 6 से 7 इसका की पार्ट बनाया गया है, जिसमें सबसे पहला पार्ट रोल प्ले करता है सेंडर, मतलब इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है। सिंपल, अगर हम सेंडर को इंफॉर्मेशन सोर्स भी लिखे या सेंडर को हम सोर्स भी लिखे तो भी चलेगा। अगर बुक में सेंडर लिखा है या फिर सोर्स लिखा है, मतलब सेम चीज है, जहां से मैसेज स्टार्ट हो रहा है, जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है, जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है, जैसे कि टीचर हुआ, बॉस हुआ, फ्रेंड हुआ, कंपनी हुआ। सोर्स कौन है? सोर्स मतलब स्टार्टिंग, नॉलेज देने वाला कौन है? सेंडर। ठीक है, अब उस मैसेज को क्या करेगा? इनकोड करेगा, या फिर ट्रांसमीटर, जो मैसेज को सिग्नल में कन्वर्ट करता है वर्ड्स के हेल्प से, वॉइस के हेल्प से, टेक्स्ट के हेल्प से, बाइनरी डेटा के हेल्प से, फोन, कंप्यूटर, माइक एक्सेट्रा के हेल्प से वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा है। चैनल मतलब जिस रास्ते से उस मैसेज को भेजा जा रहा है, फोन लाइन से, इंटरनेट से, रेडियो वेव से, साउंड वेव से। बीच में आ गया नॉइज। अ, बीच में आ गया नॉइज, जो कोई भी चीज जो मैसेज को डिस्टर्ब करता है या डिस्टॉर्ट करता है, जैसे कि बैकग्राउंड नॉइज। अब क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ और पीछे से मान लो शादी का गीत बज रहा है, वेडिंग सॉन्ग बज रहा है, तो इससे क्या होगा? बच्चे का पढ़ाई से मन डाइवर्ट होगा। तो यहाँ पर ये जो वेडिंग सॉन्ग है, ये बेसिकली क्या हो गया? नॉइज हो गया, जो कि मैसेज को आप तक पहुंचने में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। नेटवर्क इशू होना, कॉल पे हम बात कर रहे हैं और कॉल पे बात करते करते यहाँ की नेटवर्क ही चली गई, तो इससे क्या होगा? मेरी जो बात है आप तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगी, तो ये भी नॉइज होता है। रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन गलत तरीके से, जैसे कि मान लो मैं रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन ही मेरा गलत है, जिससे आप नहीं समझ पाओगे। मेंटल डिस्ट्रैक्शन होना, ये सब आपका नॉइज का पार्ट होता है। डिकोडर, डिकोडर मतलब होता है जो सिग्नल को वापस, ठीक है, डिकोडर मतलब है जो सिग्नल को वापस मीनिंगफुल तरीके से मैसेज में कन्वर्ट करता है। जैसे रिसीवर फोन ईयर को या फिर सही तरीके से सब कुछ ठीक करे, उसको डिकोड करे। फिर आता है रिसीवर, रिसीवर या हम इसको डेस्टिनेशन भी बोल सकते हैं, जिसके पास मैसेज सही तरीके से फाइनली पहुंच जाता है, उसको समझता है जो फाइनल। तो स्टूडेंट हो सकता है, लिसनर या कस्टमर, फ्रेंड भी हो सकता है। तो सिंपल इसको एग्जाम्पल से समझो व्हाट्सएप का मैसेज के हेल्प से, कि आप स्टूडेंट को व्हाट्सएप पर लिखते हैं कि कल का टेस्ट 11 बजे होगा। ठीक है, मतलब मान लो मैंने ये लिखा, तो यहाँ पर सेंडर कौन हो गई? मैं हो गई हूँ। आप मतलब टीचर, मैं हो गई हूँ। अब ये इसको इनकोड करेगा, मतलब मेरा जो टाइपिंग होगा मोबाइल ऐप पर टेक्स्ट के हेल्प से कन्वर्ट करूंगी मैं कि इस मैसेज को, जो भी मैसेज डालूंगी। अब चैनल क्या है मेरा? इंटरनेट एंड व्हाट्सएप। नॉइस क्या होगा? जैसे कि अगर मान लो मेरा नेट स्लो चलेगा या फिर मेरा नेट नहीं चलेगा, तो ये मैसेज जो है सही समय पर आप तक नहीं पहुंच पाएगा, मैसेज लेट डिलीवर होगा, स्टूडेंट को ध्यान ही नहीं होगा। टाइपिंग मिस्टेक अगर मान लो मैंने कर दिया, 11 की जगह मैंने गलती से 12 लिख दिया, तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, जिसकी वजह से मैसेज रॉन्ग गया। डिकोडर हो जाएगा स्टूडेंट का फोन, जो मेरा मैसेज को, डेटा को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। एंड रिसीवर मतलब फाइनल डेस्टिनेशन स्टूडेंट, जो मैसेज को पढ़ करके समझेगा कि हाँ मैम ने मैसेज दिया है कि कल 11 बजे टेस्ट होने को है। तो ये था आपका शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको हम मदर ऑफ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये हमने दूसरा, आई मीन थर्ड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट कर लिया।
नाउ अब हम नेक्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे, दैट इज बर्लोज SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो कब आया था आपका 1960 में आया था। बर्लोज SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये क्या है देखो, बर्लोज SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो ये SMCR लिखा है ना, S का मतलब होता है सोर्स, M का मतलब मैसेज, C का मतलब चैनल एंड R का मतलब रिसीवर, दैट इज SMCR, सोर्स मैसेज चैनल एंड रिसीवर। कम्युनिकेशन तब इफेक्टिव होता है जब सोर्स हो, मैसेज हो, चैनल हो एंड रिसीवर हो, एंड चारों चीजें सही तरीके से मैच करे। स्पेशली सोर्स और रिसीवर का जो स्किल है, नॉलेज है, एटीट्यूड है, कल्चर, ये सब अगर सही तरीके से मैच करे, तब जा करके हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई 10th क्लास का बच्चा है, ठीक है, 10th क्लास का कोई स्टूडेंट है। अब ये 10 क्लास का जो स्टूडेंट है, ये केजी क्लास के स्टूडेंट से बात कर रहा है। तो यहाँ पर इसकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है और इसकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, इसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल में काफी ज्यादा डिफरेंस हो गया है। अब काफी ज्यादा यहाँ डिफरेंस होने के वजह से जो यहाँ कम्युनिकेशन है, क्या वो सही तरीके से हो पाएगा? नहीं, मतलब यहाँ पर बर्लो SMCR मॉडल अप्लाई नहीं हो पाएगा। ये मॉडल बिल्कुल वन वे होता है, लीनियर है, जहां फीडबैक को क्लियरली नहीं दिखाया जाता है, फीडबैक नहीं होता है। लेकिन SMCR मॉडल में आप इस मॉडल को कंप्लीट तभी करोगे जब ये सभी चारों के चारों जो एलिमेंट है, सही तरीके से एक समय पे वर्क करे। बर्लो SMCR मॉडल। एस का मतलब होता है सोर्स या फिर सेंडर, जहां से मैसेज स्टार्ट होता है। ये कोई पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। बर्लो के हिसाब से सोर्स की इफेक्टिवनेस इन चीजों पे डिपेंड करता है। कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, बोलने का तरीका, लिखने का तरीका, सुनने का तरीका, पढ़ने की एबिलिटी होनी चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए, सब्जेक्ट का ज्ञान। अब मैं आपको मैथ्स पढ़ाना चाहती हूँ और मैथ्स मुझे खुद नहीं आता है, तो क्या मैं इसे अच्छे से पढ़ा पाऊंगी? नहीं, मतलब मेरे अंदर ये नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको ये दे नहीं सकती हूँ। एटीट्यूड, टॉपिक, ऑडियंस और खुद के बारे में सोचना, सोशल सिस्टम, कल्चरल बैकग्राउंड की बात करना। तो आप एज अ टीचर जब क्लास लेते हो, आप सोर्स होते हो। मतलब मेरी बात अगर की जाए तो एज अ टीचर जब मैं क्लास ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पर सोर्स हूँ। अगर मेरा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, लैंग्वेज क्लियर है, तो स्टूडेंट को अच्छी तरीके से समझ आएगा। मैं उसके अच्छी तरीके से समझा करके, क्लियरली समझा करके बता पाऊंगी, तो कम्युनिकेशन यहाँ पर ज्यादा इफेक्टिव हो पाएगा। ठीक है, तो सोर्स दैट इज सेंडर, मैसेज, मैसेज मतलब जो बात एक्चुअली भेजी जा रही है। बर्लो मैसेज को कुछ पार्ट्स में देखता है, जैसे कि कंटेंट हो गया, एलिमेंट्स, स्ट्रक्चर, कोड। कंटेंट मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, एलिमेंट मतलब हम वर्ड्स, सिंबल, जेस्चर की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर मतलब हम उसे कैसे अरेंज कर रहे हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं ये लिखना चाहती हूँ, माई नेम इज निधि, ठीक है। अब इसको एक तरीके से ये स्ट्रक्चर तरीके से अरेंज किया गया है। बट अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, निधि माई नेम इज, तो क्या ये स्ट्रक्चर तरीके से फॉर्म है? नहीं, मतलब ये यहाँ पर रॉन्ग है। ये मैसेज जरूर है, बट ये इसका स्ट्रक्चर सही तरीके से नहीं है, तो इसका अरेंजमेंट दैट इज स्ट्रक्चर। कोड लैंग्वेज, यहाँ पर जैसे कि मैंने क्या कोड लैंग्वेज यूज किया है, इंग्लिश लैंग्वेज यूज किया है, तो हिंदी यूज कर रहे हो या इंग्लिश यूज कर रहे हो, क्या है। ट्रीटमेंट, आपका टोन क्या है बात करने का, ठीक है, किस तरीके से, पोलाइट तरीके से, स्ट्रिक्ट तरीके से, फ्रेंडली तरीके से, इमोशनल तरीके से कैसे बता रहे हो। तो आप जैसे कि एग्जाम्पल, आप नेट पेपर 1 पे लेक्चर ले रहे हो और टॉपिक का सिलेक्शन करना, एग्जाम्पल्स क्या देंगे, पीपीटी का फ्लो मैनेज करना, ठीक है, लैंग्वेज चॉइस करना, सब मैसेज का पार्ट होता है। सी का मतलब होता है चैनल, किस ऑर्गन, मीडियम या मैसेज से आपका मैसेज जा रहा है। बर्लो ने मेनली 5 सेंस को चुना है इसमें। हियरिंग दैट इज लिसनिंग, लेक्चर, फोन कॉल, स्पीच। सीइंग मतलब स्लाइड को देखना, नोट्स बनाना, बोर्ड, जेस्चर, एक्सप्रेशन की बात करता है। टच दैट इज स्मेल, टेस्ट, ठीक है। तो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, क्लासरूम में, फोन, ईमेल, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सब आपका चैनल में आएगा। तो आप यूट्यूब पर वीडियो डालते हो, तो वहाँ ऑडियो और विजुअल दोनों आपको देखने को मिलता है। तो ऑफलाइन में जो कि ये नहीं होगा, बोर्ड राइटिंग होगी, बॉडी लैंग्वेज होगा, दैट इज अ चैनल। एंड रिसीवर मतलब सिंपल है, जिसको मैसेज मिल रहा है। बर्लो का मॉडल में रिसीवर वो होता है जो रिसीव कर रहा होता है। तो रिसीवर में भी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। आप मैथ्स पढ़ना चाहते हो, मैथ्स सीखना चाहते हो, तो आपको मैथ्स का बेसिक भी आना चाहिए, क्योंकि आप रिसीवर हो। आपको अगर बेसिक आएगा तभी मैं पढ़ा करके आपको बेसिक से एडवांस तक ले जा पाऊंगी। सोशल सिस्टम, कल्चर की बात करता है। तो सोर्स और रिसीवर जितना ज्यादा सिमिलर होगा, लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैकग्राउंड पॉइंट ऑफ व्यू से, अंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेशन आपका उतना अच्छा हो पाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो मैं कॉमर्स की जैसे कि स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ, तो कॉमर्स का एग्जाम्पल्स मैं लूंगी उसमें। तो अगर आपको कॉमर्स का कुछ आइडिया ही नहीं होगा तो आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में ही नहीं आएगा। तो बर्लो कहता है कि SMCR जितना एक दूसरे से कनेक्टेड हो, एक दूसरे से रिलेटेड हो, कम्युनिकेशन क्या होगा, उतना ज्यादा इफेक्टिव हो पाएगा। ठीक है, ऐसा बर्लो का मानना है। नाउ नेक्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है आपका ऑसगुड स्कैरम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो 1954 में आया था। अब ये ऑसगुड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, देखो। ऑसगुड स्कैरम मॉडल जो है, इसमें दोनों लोग एक दूसरे के को मैसेज भेजते हैं और समझते रहते हैं, इसलिए कम्युनिकेशन एक गोल गोल सर्कुलर प्रोसेस में होता है। मतलब सेंडर भेज रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहा है, फिर रिसीवर फीडबैक भेजता है, तो रिसीवर इस वक्त सेंडर बन गया, एंड सेंडर फिर वहां रिसीव कर रहा होता है, तो सेंडर अभी रिसीवर बन गया। ये चीज आपको समझ आया? रुक जाओ, इसको मैं फिर से बताती हूँ। बेसिकली यहाँ पर गोल गोल से कहने का मतलब है कि यहाँ पर सेंडर ने कम्युनिकेशन को स्टार्ट किया था, सेंडर ने किसको भेजा है, रिसीवर को। अब रिसीवर जब यहाँ फीडबैक भेजेगा तो रिसीवर ने अपना रोल को चेंज किया और रिसीवर अब यहाँ पर क्या बन गया, सेंडर बन गया। और सेंडर जब ये भेज रहा है तो ये अब सेंडर क्या करेगा, फीडबैक रिसीव करेगा, तो सेंडर यहाँ पर रिसीवर बन गया। तो ये कम्युनिकेशन गोल गोल एक सर्कुलर तरीके से चलता जाता है, ना कि सिर्फ एक तरफा होता है। ऑसगुड स्कैरम मॉडल जो है, ये ह्यूमन कम्युनिकेशन का टू वे प्रोसेस होता है, जो कि सर्कुलर प्रोसेस के रूप में समझा जाता है, जहां पर सेंडर और रिसीवर हर बार अपना रोल चेंज करते हैं। कभी सेंडर रिसीवर बनता है और कभी रिसीवर सेंडर बनता है। तो यहाँ पर रोल का इंटरचेंज होते रहता है। ठीक है, रोल इंटरचेंज होते रहता है। बेसिक मीनिंग देखें तो ये मॉडल कहता है कि कम्युनिकेशन लीनियर नहीं है, सर्कुलर है। ऑसगुड का कहना है कि कम्युनिकेशन सर्कुलर, ऐसे याद रखो, ऑसगुड लिखा है इसका नाम, तो ओ मतलब क्या हुआ, सर्कुलर। तो याद रखना ऑसगुड एक सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अगर सर्कुलर है दैट मीन्स यहाँ फीडबैक भी होगा। हम नॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो ऑसगुड में ओ जो है, ओ आपका एक सर्कुलर फॉर्मेट में होता है, तो ऑसगुड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एक सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। हर इंसान एक ही टाइम पर सेंडर भी हो सकता है और रिसीवर भी हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया। हम इनकोड और डिकोड, इंटरप्रेट सब करते हैं। यहाँ पर फीडबैक भी होता है, नेचुरल पार्ट है, इसीलिए ये मॉडल इंटरैक्टिव और ट्रांजैक्शनल नेचर को दिखाता है। ऑथर थोड़ा वर्डिंग को चेंज कर सकता है, लेकिन इसका कोर आइडिया है, एक इनकोडर होता है जो अपने थॉट या फीलिंग को मैसेज में कन्वर्ट करता है और बोलकर या लिख करके आपको समझाता है। डिकोडर होता है जो मैसेज को रिसीव करता है और मीनिंग को समझता है। इंटरप्रेटर होता है जो ये रोल एक्चुअली माइंड का है, जो मीनिंग को क्रिएट करता है, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस बिलीफ से कनेक्ट करता है। और मैसेज जो इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है उसकी बात होती है, वर्ड्स हो गया, टोन हो गया, एक्सप्रेशन, इमोजीज का यूज करना। फीडबैक जो कि सर्कुलर नेचर होता है, रिसीवर मैसेज को समझता है, वो खुद इनकोड या डिकोड बन करके उसको जवाब देता है। तो इसका इंपॉर्टेंट है ऑसगुड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का कि दोनों ही पार्टिसिपेंट कंटिन्यूअसली इनकोड डिकोड दोनों करते हैं, इंटरप्रेट भी कर रहे होते हैं। इसलिए मॉडल में एक साइकिल तरीके से वर्क करता है और स्ट्रेट लाइन में वर्क ये नहीं करता है। ठीक है, तो ये ऑसगुड के बारे में था। नाउ नेक्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वेस्ले एंड मैकलीन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो 1957 में आया है। वेस्ले मैकलीन मॉडल कहता है कि पहले इन्वायरमेंट में कुछ होता है, फिर कम्युनिकेटर उस पर रिएक्ट करते हैं और मैसेज बनाते हैं। जैसे कि 26 जनवरी को कुछ मान लो हुआ। अब 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ वो इन्वायरमेंट में, वो कम्युनिकेटर्स अवेलेबल थे, और इस इन्वायरमेंट में जो कुछ भी हुआ उसको देख करके उन्होंने एक मैसेज बनाया, और इस मैसेज की वजह से आपका कम्युनिकेशन हो पाया, ऐसे वेस्ले एंड मैकलीन का कहना है। कभी कभी इसमें गेटकीपर भी होता है जो उस मैसेज को फिल्टर करता है और फिर ऑडियंस तक पहुंचाता है। जैसे कि इसी 26 जनवरी में मान लो कुछ न्यूज रिपोर्टर भी अवेलेबल थे। अब न्यूज रिपोर्टर क्या सारे मैसेज को छाप देते हैं न्यूज़पेपर में? नहीं। जो भी मैसेज होता है इस मैसेज को फिल्टर करते हैं कि क्या मैसेज पेपर में जाएगा, क्या मैसेज पेपर में नहीं जाएगा। तो ये क्या मैसेज जाएगा और क्या मैसेज नहीं जाएगा, ये देखने वाले पर्सन को हम क्या बोलते हैं, गेटकीपर बोलते हैं। कहा गया, गेटकीपर बोलते हैं। गेटकीपर मैसेज को फिल्टर करता है और डिसाइड करता है क्या मैसेज देना है ऑडियंस को, क्या मैसेज नहीं देना है। लेकिन यहाँ पर फीडबैक भी पॉसिबल होता है, स्पेशली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में।
वेस्ली एंड मैकलीन का मॉडल जो है ये मेनली मास कम्युनिकेशन पर फोकस करता है और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पर भी फोकस करता है। ये दोनों को एक्सप्लेन करता है। ये दिखाता है कि कम्युनिकेशन सिर्फ सेंडर बोलता है स्टार्ट से नहीं होता है, बल्कि इन्वायरमेंट से स्टार्ट होता है, इवेंट या सिंबल से आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पर देखो, ये जो एक्स है, ये एक्स हम इन्वायरमेंट फैक्टर के लिए यूज करते हैं, ये देखो ठीक है। ये जो ए है ये हम सेंडर के लिए यूज करते हैं, जो मैसेज को सेंड कर रहा है। जैसे कि मान लो कोई न्यूज टीवी रिपोर्टर हो गए, ठीक है। बी हो गया रिसीवर, मतलब हम यहाँ पर पब्लिक की बात कर रहे हैं। सी हो गया गेट कीपर, जो डिसाइड करता है कि ये सारे न्यूज में से क्या न्यूज हमें यहाँ तक देना है और क्या न्यूज नहीं देना है। और एफ हो गया आपका फीडबैक, ठीक है। तो वेस्ले एंड मैकलीन जो है इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये सारे मॉडल्स के बारे में हमने जाना। नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्जेंस मॉडल एंड सर्कुलर इंटरैक्शन या फिर ट्रांजैक्शनल मॉडल। ये क्या होता है? कन्वर्जेंस मॉडल की बात करें तो कन्वर्जेंस मॉडल में कम्युनिकेशन को का गोल है कि लोग अपने अलग अलग व्यूज से चल करके धीरे धीरे एक कॉमन मैसेज समझ सके और एक कॉमन ग्राउंड तक उस मैसेज को पहुंचाया जा सके। मतलब सिंपल है, मान लो हम एक यूनिवर्सिटी में वर्क कर रहे हैं। अब इस यूनिवर्सिटी में कम से कम 200 या 100 प्रोफेसर्स होंगे। अब ये 100 प्रोफेसर्स का एक ही गोल हो और सब मिलकर के एक ही गोल पे वर्क करे, ये आपका कन्वर्जेंस मॉडल बताता है, ठीक है। कन्वर्जेंस मॉडल में जो कुछ भी कम्युनिकेशन होगा, मतलब इस यूनिवर्सिटी में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो एक ही गोल से रिलेटेड होगा। सब अपना अलग अलग व्यूज से चल करके, ठीक है। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, बट सबका ये करने के पीछे एक ही रीजन होगा, एक ही गोल होगा। धीरे धीरे करके सब एक कॉमन गोल पर ही आएंगे, कॉमन ग्राउंड तक ही पहुंचेंगे। ये आपका कन्वर्जेंस मॉडल कहता है। सिर्फ मैसेज भेजना नहीं, बल्कि साथ साथ सोच करके, इंटरप्रेट करके, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना भी इसमें होता है। बहुत सारे फीडबैक लूप, डिस्कशन, नेगोशिएशन और क्लैरिफिकेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो टीम मीटिंग में सब मेंबर प्रोडक्ट के बारे में अलग अलग आइडियाज रखते हैं। कोई भी एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के बारे में सारे टीममेट्स जो है, टीम मेंबर्स अपना अपना आइडियाज प्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, फीडबैक हो रहा है। अब ये सारे आइडियाज में बदलाव लाने के बाद हम एक कॉमन फाइनल पॉइंट पे पहुंचेंगे, तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस, कि सबका मिल मिला करके हम एक ही पॉइंट पे पहुंचे, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही है, ठीक है। नाउ व्हाट इज सर्कुलर या फिर इंटरेक्शन या फिर ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन? सर्कुलर मॉडल या फिर इंटरेक्शन मॉडल या फिर ट्रांजैक्शन मॉडल एक गोल गोल प्रोसेस कम्युनिकेशन की बात करता है, जहां नॉर्मल फेस टू फेस बातचीत होती है। आप बोलते हो, स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करता है, फिर आप क्लैरिफाई करते हो। तो इस तरीके से यह बातचीत चलती ही जाती है। फीडबैक कंटिन्यूअस होता है। कम्युनिकेशन एक साइकिल या लूप के जैसा वर्क करती रहती है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं होता है, ठीक है। दैट इज अ सर्कुलर, इंटरैक्शनल या फिर ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ नेक्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है आपका यूजीन वाइट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। यूजीन वाइट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो 1960 में आया है, यूजीन वाइट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? यूजीन वाइट का मॉडल कहता है कि कम्युनिकेशन एक चलता हुआ साइकिल है, ठीक है। मतलब एक कम्युनिकेशन चलता हुआ वर्किंग साइकिल है, चलता हुआ साइकिल है, ऐसे टाइप में, ठीक है। हम सोचते हैं, जो भी सोचा उसको एक वर्ड्स के फॉर्म में क्रिएट किया, फिर उसको बोलते हैं,
जिसको बोल रहे हैं मतलब वो दूसरा पर्सन उसको सुनता है, समझता है, फिर रिस्पॉन्स करता है और हम उस कॉन्टेक्स्ट मतलब उस सिचुएशन को मॉनिटर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करते हैं। दैट इज यूजीन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। यूजीन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को एक सर्कुलर या कंटिन्यूअस या ट्रांजैक्शनल प्रोसेस के रूप में समझा जाता है, स्पेशली ओरल कम्युनिकेशन या फेस टू फेस बातचीत के लिए, जहां पर यूजीन वाइट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के मुताबिक कम्युनिकेशन कभी सीधी लाइन की तरह नहीं होती है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है, बल्कि एक गोल गोल सर्किल स्पाइरल की तरह स्टार्ट होता है। पहले हम किसी से हाई किया, छोटा कम्युनिकेशन, फिर क्या कर रहे हो, फिर इससे थोड़ा बातचीत बढ़ते गया, फिर हम इतना बातचीत इसको बढ़ाते जाते हैं कि ये कम्युनिकेशन जो है इंक्रीज होते ही जाता है, एक स्पाइरल की तरह ये बढ़ता ही जाता है और हम इस कम्युनिकेशन के जाल में फंसते ही जाते हैं। एक हाई से ये कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ था और अब हम उस पर्सन से पर्सनल लेवल तक कनेक्ट हो चुके हैं। दैट इज यूजीन वाइट ऑफ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सेंडर और रिसीवर दोनों कंटिन्यूअसली सोचते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फीडबैक देते हैं। इस मॉडल में फीडबैक का बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, इसलिए इसे ट्रांजैक्शनल या इंटरैक्टिव भी कहा गया है। तो यूजीन ने टोटल 8 स्टेज या एलिमेंट प्रेजेंट किया है। दैट इज थिंकिंग। थिंकिंग मतलब पहले हम सोचते हैं कि बात करना है या नहीं करना है, फिर सोचते चलो बात कर लेते हैं, फिर हम एक सिंबल भेजते हैं, दैट इज हाई का सिंबल, अपने थॉट को सिंबल या वर्ड में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको एक्सप्रेस करते हैं, एक्चुअल में बोलना क्या चाहते हो, लिखना, जेस्चर, जो कुछ भी, ट्रांसमिट करते हैं मैसेज के मीडियम, रिसीव करते हैं, दूसरा व्यक्ति उस मैसेज को रिसीव करता है, उस मैसेज को डिकोड करता है, समझता है, फिर फीडबैक भेजता है, फिर मॉनिटर, मतलब दोनों में बातचीत बढ़ती ही जाती है। तो इसमें टोटल 8 स्टेजेस हमें देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है आपका डांस हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि 1967 में आया है। डांस का हेलिकल मॉडल, याद रखना हेलिकल, हेलिकल से याद रखना कि डांस की बात करें हम, डांस हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो एक स्पाइरल की तरह होता है। ओह सॉरी, ये वाला जो स्पाइरल वाला मैंने एग्जाम्पल दिया है ये आपका डांस के लिए है, ठीक है, ये डांस के लिए, यूजीन के लिए नहीं था। यूजीन का, अच्छा यूजीन का मुझे समझ में आया, टोटल 8 स्टेज में ये बातचीत बढ़ती जाती है, बट ये डांस हेलिकल दैट इज स्पाइरल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जहां बचपन से स्टार्ट होता है, जो एक्सप्लेनेशन मैंने वहां दिया वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। बार्लिन ट्रांजैक्शनल मॉडल, बार्लिन ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या है, ये आपका 1970 में आया था, जब बोलता है कि जब दो लोग बात करते हैं तो वो एक टाइम पर एक ही समय पर एक दूसरे को सिग्नल भी भेज रहे होते हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, समझ भी रहे होते हैं, एक छोटा रिएक्शन भी शेयर कर रहे होते हैं, फीडबैक भी दे रहे होते हैं, दैट इज अ बार्लिन ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन, जो 1970 में आया था। कम्युनिकेशन में सेंडिंग और रिसीविंग एक साथ होता है, दोनों लोग साइमल्टेनियसली, सेंडर भी है और रिसीवर भी है, और मोमेंट वर्बल एंड नॉन वर्बल में चेंज भी होते रहता है। कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस होगा, सर्कुलर फॉर्म में होगा, मल्टी लेयर्ड होगा, एक का फीडबैक दूसरे के लिए नेक्स्ट मैसेज बन सकता है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम इतना ही करेंगे और आगे जो आपको पढ़ना है दैट इज इंटरेक्शनल ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन, यहाँ तक हमने सारे मॉडल्स कंप्लीट कर लिया है जो आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कहीं भी कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।